कहा हमारे देश में आप अगर भारतीय कंपनी हो तो हमारा इंटरेस्ट टू इन्वेस्ट इन यू ग्रोस 3 times more. Second youngest self-made billionaire in the world, Ritesh Agarwal. I was willing to risk it instead of regretting it. Remember, in the long term, it will all be worth it. शुरुआत से कुछ कुछ नया करने की कोशिश किया. पहले सिम कार्ड बेचने की कोशिश करी स्कूल में तो अच्छा, ये सिम कार्ड का क्या कहानी? एक ऑलमोस्ट इनोसेंट बिलीफ थी कि अगर मेहनत करेंगे कुछ ना कुछ हो जाएगा. आपने ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर की बात की, तो पहली मुलाकात आपकी कैसी रही? तो उन्होंने जिक्र किया कि मैं जब रितेश को सुन रहा था मुझे लगा कि एक चाय वाले ने होटल चेन का विचार क्यों नहीं किया. आई थिंक दैट मोमेंट इट हैज स्टेड विद मी फॉरएवर. Goosebumps thinking about it. What a moment. ही इज अ ग्रेट एग्जाम्पल. जब आपदा या कठिनाई आती है वो उसमें अपॉर्चुनिटी क्रिएट करते हैं. तो उन्होंने एक मुझे कहा कि आप जो है रूरल टूरिज्म भारत में एक्सपैंड कीजिए. आज फॉरेन मिनिस्टर हैज डन एन वो तो बड़े पॉपुलर है सोशल मीडिया में. लोग पहले हमें ओयो नहीं बुलाते थे, योयो बुलाते. बिल्कुल. Hello Ritesh sir. Hello Ritesh sir. Hello Ritesh sir. My question is, बच्चे आजकल इतने आर्टिकुलेट होते जा रहे हैं. लेकिन जब शार्क टैंक की शुरुआत हुई थी तो आपने सोचा था ये इतना पॉपुलर हो जाएगा और एक ऐसा रेवोल्यूशन बन जाएगा? मुझे लगता है इन शहरों में एवरेज इंसान की कमाई बढ़ेगी, जॉब्स मल्टीप्लाई होंगे. एक सवाल पूछूं, एक स्टार्टअप शुरू करने की सही एज क्या होती है? जीडीपी के आज के गेस्ट की कहानी देखें तो जवाब सिंपल है. 19 years is the perfect time to become a startup founder. अब आप कहोगे 19 साल में स्टार्टअप, जरूर अमीर बाप का बेटा होगा. नहीं था. जरूर बड़े शहर से पढ़ा होगा, बड़े स्कूल से पढ़ा होगा. ऐसा भी कुछ नहीं था. हाँ, लेकिन एक चीज थी, सपने देखने का जुनून था और उन्हें सच करने का जज्बा. जीडीपी के आज के गेस्ट ने सिर्फ 19 साल की उम्र में अपनी पहली कंपनी शुरू की. ना बड़े कनेक्शंस, ना बड़े रिसोर्सेस, सिर्फ एक विजन, एक आइडिया और उसे सच बनाने की लगन. आज उनका स्टार्टअप एक छोटा सपना नहीं बल्कि $1 billion एम्पायर है. एक ऐसी कंपनी जो सिर्फ इंडिया में नहीं दुनिया भर के ट्रैवलर्स की पहली पसंद बन चुकी है. तो चलिए मिलते हैं उस शख्स से जिन्होंने दिखाया कि सक्सेस सिर्फ एज या बैकग्राउंड की मोहताज नहीं होती बल्कि एक सोच, एक हिम्मत और एक एक्शन का नतीजा होती है. लेट्स वेलकम ऑन द जीडीपी पॉडकास्ट द फाउंडर एंड द सीईओ ऑफ ओयो रूम्स, रितेश अग्रवाल. रितेश, वेलकम टू द जीडीपी शो. थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर शारद. आपसे जो पहला सवाल मैं पूछना चाहता हूँ, आपकी एंटरप्रेन्योरियल जर्नी के बारे में. बड़ी जल्दी शुरुआत हो गई, अक्सर ऐसा होता नहीं. तो वो क्या सिचुएशंस थी, वो क्या माहौल था जिसने आपको इतनी जल्दी एंटरप्रेन्योर बना दिया? शरद, सबसे पहले थैंक यू मुझे बुलाने के लिए. और आपके शो का नाम मुझे बहुत पसंद है क्योंकि मेरी जो ज़िंदगी की करियर या रही है या फिर जो ज़िंदगी की रफ्तार रही है वो डीपली कनेक्टेड रही है जो दूसरा जीडीपी होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का. बिल्कुल. जिस तेज़ी से भारत का जीडीपी बढ़ा है उसी तेज़ी से मेरा खुद का करियर या फिर जो हमारे देश के स्टार्टअप्स का अपॉर्चुनिटीज़ हैं Absolutely. वो बढ़े हैं. तो मैं कई बार कहता हूँ कि हमें अपने तरफ से शायद 50% काम करना पड़ा पर 50% काम देश ने अपने आप से कर दिया. कुछ माहौल ऐसा बन गया. तो देखिए, मैंने शुरुआत करी 2014 में. उस समय मैं शायद 19 साल का रहा हूँगा. तो मेरे लिए उस समय एक तरीके से मैं आपको बताऊं तो कई लोग जब ऑब्जेक्टिवली से सोचते हैं, फिर मैं भी सोचता हूँ कि फॉर अ 19-year-old टू स्टार्ट दिस शायद लॉजिकल नहीं था. पर उस समय अगर आप मेरे मंशा से सोचिए, ज़्यादा मतलब पढ़ाई लिखाई में मुझे चाव था नहीं. मैं उससे पहले रिसर्च करने की कोशिश कर रहा था पर रिसर्च में बहुत जल्दी समझ में आ गया कि बहुत लंबे समय तक रिसर्च करने के बाद आपको रिजल्ट्स मिलेंगे और वो रिजल्ट्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए आप एंटरप्राइज के ऊपर डिपेंडेंट फिर भी रहेंगे.
तो लंबी जर्नी है। लंबी जर्नी है। तो मुझे लगा कि मेरे लिए बड़ा दिल में हमेशा ही होता था कि मैं ऐसा कुछ काम करूं जिससे मैं पॉजिटिव डिफरेंस क्रिएट करूं। कि ये मेरे हर वक्त आसपास- से माइंड में था? हमेशा से, बचपन से ही था। मैं एक्चुअली आपको बताता हूँ, मैं पला बड़ा उड़ीसा में, एक जगह रायगढ़ नाम की जगह, जी। बहुत लोग जानते नहीं वहाँ के बारे में, पर बहुत ही, अभी हम पहले भोपाल का जिक्र कर रहे थे जी। अगर भोपाल स्लो है तो हमारे यहाँ तो मतलब हम लोग बहुत ही आराम से रहते हैं। 60-70% फॉरेस्ट कवर है, इफ नॉट मोर। ब्यूटीफुल। बहुत बड़ा ट्राइबल पॉपुलेशन है। सब लोग साथ में एक परिवार की तरह रहते हैं। पूरे गांव में या शहर में आप जो भी समझें हमारी जगह को, हर इंसान ऑलमोस्ट दूसरे इंसान को जानता है। आप अगर रास्ते में निकलें तो दुआ 10 सलाम लोगों चलती को है। दुआ सलाम करना ही पड़ता है, लोग जानते हैं। और अगर थोड़ी तेज चला लिया आपने साइकिल गलती से, तो घर में फोन आ जाता है, या फिर अगले बार कोई आसपास का नेबर घर में बता जाता है कि आजकल आपका लड़का जो है बहुत मतलब थोड़ा संभाल लीजिए उसे। संभाल लीजिए उसे, हाथ से निकलता जा रहा है। तो वहाँ पे ऐसा कोई बड़ा ड्रीम रहता नहीं है कि आपने कोई एंटरप्रेन्योर बनना है या कुछ। पर आई वॉज ग्रोइंग अप इन अ एरा जहाँ पे पहली बार इंटरनेट आने लगा था, और पेरेंट्स का बड़ा मेरे ऊपर इंसिस्टेंस रहता था कि आप न्यूज़पेपर पढ़िए, हिंदी पढ़िए, उड़िया पढ़िए, पर न्यूज़पेपर पढ़िए। तो मैं जब न्यूज़पेपर्स पढ़ता था, मैं उसमें देखता था कि कभी उसमें बात आने शुरू हो गई थी कि यूएस में ऐसे नए एंटरप्रेन्योर्स हैं जो 20 साल के हैं, 25 साल के, और बड़ी कंपनीज बना रहे हैं। तो मैं उन्हें पढ़ करके बड़ा इंस्पायर होता था, पर तब भी ये नहीं लगता था कि हमारा कोई उससे लेन देन है। बट दिल में एक वो थोड़ी सी एक बात रह जाती थी एक कि बीज सा डल गया। हाँ, कि मतलब कभी हो सकता है कुछ खुद का करें। मैं हमें शुरुआत से ही कुछ कुछ नया नया करने की कोशिश किया। पहले सिम कार्ड बेचने की कोशिश करी स्कूल में एंड सो ऑन। तो अच्छा, ये सिम कार्ड का क्या कहानी थी? तो क्या हमारे देश में पहले टेलीकॉम सारा गवर्नमेंट ही रहता था, बीएसएनएल के थ्रू ही रहता था, टेलीफोन एक्सचेंज होता था। पर 2010 के आसपास में हमारे यहाँ पे प्राइवेट टेलीकॉम आना शुरू हुआ। तो वहाँ पे जब प्राइवेट टेलीकॉम आया, समर सीजन में मैं कोशिश करता था खुद से कुछ करूँ। हमारे दोस्त अपने खुद के कुछ परस्यूट से निकलते थे, हम सोचते थे कि हम अपने आप से कुछ करें। तो हमें मिल गए जो एयरटेल में रिस्पॉन्सिबल थे ये सिम कार्ड या फिर जो भी उसकी डिस्ट्रीब्यूशन को एक्सपैंड करने के लिए हमारे टाउन में। तो उनके साथ मैं भी जुड़ गया। मैंने कहा कि मैं पर सिम कार्ड का आपसे फीस लूँगा, आप मुझे एक इंटर्नशिप स्टाइपेंड दे दिया करना, मैं जा करके आपकी सिम कार्ड भेजा करूँ। क्या बात है। तो बट दैट इज जस्ट एन एग्जाम्पल ऑफ हमेशा कॉन्स्टेंटली नई ट्राइंग चीज़ टू डू करना। समथिंग न्यू। और वो सारी लर्निंग्स का बहुत वैल्यू होता है। जैसे कई बार मुझे लोग पूछते हैं कि आपकी कंपनी में एडवर्टाइजमेंट आप कैसे करते हैं। हमारा इंडिया में मार्केटिंग बजट इज़ ओनली 2% ऑफ आर रेवेन्यू, क्योंकि मेजॉरिटी हमारा जो मार्केटिंग है वो तो हमारे साइन बोर्ड से हो जाता है। देश भर में आप कहीं पे भी जाएं, मैं आपको बता रहा था पहले कि मैं अभी कुंभ होके आया, मतलब इट्स हार्ड टू मिस एन ओयो साइनेज इन प्रयागराज और इन बनारस, एनी ऑफ दिस प्लेसेस। वो इसलिए हुआ क्योंकि मैं एयरटेल में जा करके उनके बोर्ड लगाया करता था छोटी छोटी दुकानों में। तो वो सीख काम आ गई मुझे बाद में। तो एंड आई कैन गो ऑन अबाउट सो मेनी डिफरेंट लर्निंग्स, बट शुरुआत से ही ऐसा था कि कुछ नया करना है। क्या बात है। तो 12वीं कक्षा के बाद में 6 महीने होते हैं स्कूल और यूनिवर्सिटी के बीच में। उस समय मुझे लगा कि मतलब मैं बहुत नाइव था कि मुझे ऐसा लगा कि अभी मेरा समय आ गया है खुद का कंपनी शुरू करने का। अपना टाइम आ गया। राइट, अपना टाइम आ गया है। राइट, अब मैं नाइव इसलिए था क्योंकि मुझे नहीं पता था कि कितना कठिन होने वाला है, कि इसमें 10 साल लग जाएंगे और उसके बाद भी ऐसा लगेगा अब तो शुरुआत ही कर रहे हैं। और शायद यही सबसे बड़ी ताकत थी और मुझे लगता है कि नाइविटी मेरे लिए सबसे बड़ी ताकत थी। मैं पूरा उस चीज़ से एग्री करता हूँ कि अगर मुझे पता होता कि इतने प्रॉब्लम्स हैं और इतना बर्डन लेके मैं शुरू करता तो शायद उतनी एक्साइटमेंट से, उतने मेहनत से नहीं शुरू करता जितनी एक्साइटमेंट और मेहनत से मैंने शुरुआत करी। मैं दिल्ली में बरसाती में रहता था और दिल्ली में बरसाती में रहना उस समय मुझे बहुत अच्छा लगता था। आज जब मैं उस बारे में सोचता हूँ कि कैसे कर लिया मतलब जो आपके व्यूअर्स बरसाती के बारे में नहीं जानते हैं, दिल्ली का एक बड़ा पॉपुलर कॉन्सेप्ट है और कोई भी नया जो दिल्ली आता है जनरली बरसाती से शुरुआत करता है। वो दैट इज़ द बिगिनिंग, आपकी शुरुआत वहीं से होती है। वो एक थैच रूफ का कमरा होता है, उसके ऊपर में आयरन या फिर रॉड का जो है वो छत पड़ा रहता है, फिर एस्बेस्टोस की शीट होती है। और रात हो या दिन हो, गर्मी के समय आपके पीठ में ब्लिस्टर्स 100% पड़ेंगे। राइट, अब वहां से जब आप शुरू करते हैं आपके लिए तो एवरीथिंग इज एन अपसाइड बिकॉज यू हैव नथिंग टू लूज। एब्सोल्युटली। तो मुझे लगता है कि शायद कम इन्फॉर्मेशन या कम नॉलेज होना मेरा सुपर पावर था उस समय। तो मैंने शुरुआत इसलिए करी, वापस से आपके सवाल पे आते हुए, एक मन में सपना था,
एक नाइव बिलीफ थी, एक ऑलमोस्ट इनोसेंट बिलीफ थी कि अगर मेहनत करेंगे कुछ ना कुछ हो हो जाएगा। जाएगा। और मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत फिर भगवान ने साथ दिया। ब्यूटीफुल। ओयो का थॉट कैसे आया? वो व्हेन यू जॉग बैक योर मेमोरी, वो पहला वो विचार कैसे आया? देखिए शरद जी, ऐसा कोई भी एंटरप्रेन्योर से आप बात करें ना, तो कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि जो आइडिया फाइनली चला वो आपने किसी दिन मन में सोचा, समझा और चालू किया, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। बिल्कुल। इट इज़ ऑलमोस्ट एक तरीके से जर्नी होती है, सेरेंडिपिटी होती है कि आप कुछ ना कुछ करते रहते हो और एक इवेंचुअली से आपको एक चीज होती चली जाती है। राइट। तो आप शुरू करें, लगे रहें, कारवां बढ़ता जाता है, कुछ ना कुछ रिजल्ट निकल आता है। तो मैं शुरुआत करता हूँ कहाँ से हुआ। तो 11वीं और 12वीं के समय में उड़ीसा से आ गया था कोटा राजस्थान इंजीनियरिंग की तैयारी करने। ओह, कोटा फैक्ट्री पहुंच कोटा गए। फैक्ट्री का हिस्सा था मैं, विच इज़ एक्चुअली नॉट एज बैड एज पीपल मेक इट आउट टू बी। श्योर देयर आर चैलेंजेस बट एट द सेम टाइम दिस You had fun. हाँ मतलब आई हैड फन एंड आई थिंक वो आपको ना वो पंजाबी में कहते हैं बंदा बना देता है। हाँ, कि जब आप मतलब when you are there, when in the middle of hundreds of thousands of kids and you're trying to make your mark, it's not an easy effort, but it does make you like really stand up on your 2 feet. तो उस समय ना मैं अपनी पढ़ाई लिखाई ठीक करता था क्योंकि हमारे पेरेंट्स का बड़ा था कि नंबर ठीक आने चाहिए। पर उसके साथ साथ इंदौर इंटरसिटी चलती है कोटा से दिल्ली वीकेंड्स में, तो मैं उसमें जो है दिल्ली आता था और छोटी छोटी प्रोजेक्ट्स लेता था इंटर्नशिप की तरह, अच्छा। जिससे कमाई होती थी। अच्छा। वेबसाइट बना दिया, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बना दिया, इस तरीके अलग अलग बिजनेसेस बनाते थे। तो इनफ फिर वही नई चीज करने की नई चीज़ करने की, करेक्ट। हमेशा एक वो क्यूरोसिटी थी कि कुछ भी नया दिख जाए तो ट्राई करना। ट्राई करना। और मुझे लगता है कि शायद अगर मैं स्कूल के बच्चे हैं या फिर कुछ बच्चे जो अर्ली ईयर्स में हैं, मैं उन्हें हमेशा कहता हूँ कि जो सबसे बड़ी चीज़ मैं आपको कहना चाहूँगा वो है क्यूरियस रहिए। कभी भी ये मत सोचिए कि ये पहले नहीं ट्राई हुआ है तो मुझे ट्राई नहीं करना है। बी क्यूरियस, आप नई चीज़ें ट्राई कीजिए। 90% तुम्हारे लिए वर्क कर जाए। करेक्ट, 10% चीज़ें काम कर जाएं, इट मे बी वेरी बेनिफिशियल। तो उससे जो कमाई होती थी, देखिए मैं समुद्र के पास पला बड़ा था, ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर ऑन द अदर साइड। तो हमें पहाड़ों का बड़ा प्यार था, हमें था कि मतलब पहाड़ देखने, राइट। तो हम दिल्ली से आनंद विहार ISBT से वो बसें जो मतलब मैनुअल में नहीं चलती, जिसमें ड्राइवर खड़े होकर के स्टीयरिंग व्हील घुमाते हैं, हाँ, उन बसों में बैठ करके मैं उत्तराखंड और हिमाचल जाता था। उन पैसों से उन पैसों जितना से। कमाया वो सब वहाँ पे ट्रैवल में खर्च करते थे। और बहुत मतलब इतनी खुशी होती थी मुझे कि मतलब टू गो टू दीज प्लेसेस टू मतलब सिर्फ, और मैं कोशिश करता था कि मेन शहर में ना ठहरूं जहाँ पे मॉल और रिसर्च पार्टली एक्सपेंसिव होता था और पार्टली ये था कि मतलब वहाँ पे बहुत, मैं कोशिश करता था थोड़ा सा ऑफ बीट कि मतलब वहाँ से 50 किलोमीटर आगे, 40 किलोमीटर आगे छोटी जगहों में जाऊँ, थोड़ा सस्ता भी मिल जाता था जगह और उन जगहों की बात अलग होती है। तो जब मैं वहाँ पे देखता था छोटी छोटी गेस्ट हाउसेस एंड सो ऑन, मैं सोचता था कि इन्हें अगर हम रेंट कर सकें, ऑनलाइन उनकी बुकिंग्स ला सकें तो कितनी अपॉर्चुनिटी बनेगी, क्योंकि ज़्यादातर ऑनलाइन बुकिंग्स बड़े होटल्स के लिए फोकस्ड था उस समय। तो इस हम्बल थॉट से मैंने बिजनेस शुरुआत करी। उससे मैंने पहला प्लेटफॉर्म शुरू किया जिसे मैं ओरेवल बुलाता था। ट्रैवल का टी हटा के ओ यानी आउटडोर ट्रैवल, ब्यूटीफुल, तो उससे ओरेवल बन गया। आज भी हमारी कंपनी उसलिए ओरेवल स्टेज लिमिटेड नाम से कंपनी उस नाम से 4-5 महीने हो गए। एज क्या होगी जब ये ओरेवल का थॉट आ गया? तब शायद 18 होगा लगभग, है ना। और ये किसी से डिस्कस किया, लाइक डैड को बोला कि डैड एक ऐसा तब हिम्मत ही नहीं होती थी शरद जी, कैसे हिम्मत होती कि और पिताजी तो फिर भी थोड़ा बहुत क्लोज थे। माँ का तो ये था कि मतलब अगर इस गांव से निकलना है तो पढ़ाई लिखाई में मतलब कम से कम डिग्री करके नौकरी ले लो, फिर जो करना है बात करेंगे, राइट। और वो स्टैंडर्ड कोई भी मतलब भारत में मिडिल क्लास फैमिली से आप अगर बॉर्न एंड ब्रॉट अप हैं तो वही बात रहती है, राइट। तो नहीं, किसी से बात नहीं हुई थी, बस वो अपनी मन में चल रहा है, शुरुआत भी कर दी। अब शुरुआत करी, पैसे नहीं है, तो जो वो स्टाइपेंड आ रहे थे, ट्रैवल भी छूट गया, वो काम में लगाने लग गए। कैसे की इसकी? कोई वेबसाइट बनाई? हाँ, मतलब शुरुआत तो एक्चुअली वेबसाइट भी नहीं थी। शुरुआत में सिर्फ जो है इन प्रॉपर्टीज़ को एक क्लासिफाइड्स में लिस्ट कर दिया और सिंपल ट्विटर और लिंक्डइन के अंदर में डेली सर्च, ऑटोमेटेड सर्च लगा दिया था कि कोई भी अगर लिखे स्टे और न्यू दिल्ली साथ में
तो हम उसमें रिस्पॉन्ड कर देते थे कि हम आपको बुकिंग कराना चाहते हैं। अब पहली बुकिंग मुझे याद है, उमंग जी हमारे गेस्ट बने। अच्छा, आजकल वो एक अपना AI का फंड चला रहे हैं। ओहो क्या बात है। तो उनका ट्विटर में ऐसा ट्वीट आया कि मैं दिल्ली आ रहा हूँ, मैं दूसरे फाउंडर से मिल रहा हूँ। तो मैंने उसमें लिखा कि आप फाउंडर से मिलिए, बड़े लोगों से, पर मैं एक नया स्टार्टअप शुरू कर रहा हूँ, मेरे यहाँ पे आप बुकिंग करा करके ठहर जाइए। मैं उन्हें खुद पिकअप करने गया नई दिल्ली स्टेशन, वो भी अपनी शुरुआत करियर में थे। मैं उन्हें खुद पिकअप करने गया और जब उनको ठहराया, साथ में प्रॉपर्टी ओनर को अपने तरफ से चेक भी दे करके आया। शुरुआत ऐसी होती है जी। ब्यूटीफुल, क्या बात है, सही पर है। कुछ महीनों तक ना वो उतना तेजी से नहीं चल रहा बिजनेस जितना मुझे लगा चलना चाहिए। तो मैं कस्टमर जो आकर के इन सारी, फिर वेबसाइट बना लिया था मैंने। तो जब मैं कस्टमर से जाके बात करता था कि आपने ये क्यों नहीं बुक कर पा रहे, आप आपने वेबसाइट में रजिस्टर किया पर बुक नहीं कर रहे, तो उसमें ज़्यादातर कस्टमर्स का यही फीडबैक रहता था कि इनफ रेटिंग्स नहीं है, प्रॉपर्टी की प्राइसेस थोड़ी महंगी लग रही हैं, कंटेंट उतना डिटेल नहीं है। तो मुझे समझ में आया कि शायद जो इंडिविजुअल होटल और हॉलिडे होम ओनर होते हैं उन्हें ज़्यादा हैंड होल्डिंग की ज़रूरत है। क्योंकि वो तो सर्वाइवल का गेम खेल रहे होते हैं। और उन्हें नहीं पता भी टेक्नोलॉजी नहीं का होता। इस्तेमाल कैसे करना है, डायनेमिक प्राइसिंग कैसे इस्तेमाल होता है, लाइव इन्वेंट्री क्या होता है, चैनल मैनेजमेंट क्या होता है, उन्हें नहीं पता होता है। तो उन्हें हैंड होल्डिंग की ज़रूरत है। यहाँ पे मैं रोकना चाहूंगा रितेश, तो ये जो आपकी एक आदत है कि कस्टमर से बात करना, समझने की कोशिश करना, डू यू थिंक दैट वाज वन थिंग दैट वाज वेरी डिफरेंट अबाउट यू? क्योंकि ये एक आपकी एक ऐसी चीज मुझे दिख रही है कि हर चीज की बारीकी में घुस जाना, अच्छा यार ये क्या हो रहा है, मतलब कॉन्स्टेंटली लर्निंग। नहीं, मेरे हिसाब से क्यूरोसिटी और अटेंशन टू डिटेल, ये दो मेरे हिसाब से बहुत क्रिटिकल रिक्वायरमेंट्स हैं। नॉट ओनली जब मैंने शुरुआत करी, पर मेरे जॉब के लिए आज भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि मैं हमेशा सोचता हूँ शरद जी कि मेरे मैनेजमेंट टीम में मल्टीपल लोग हैं जो हार्वर्ड से पढ़ करके आए हैं, बहुत सारे लोग मैकिन्जी जैसी बड़ी कंसल्टिंग फर्म से आए हैं, एब्सोल्युटली द बेस्ट ऑफ ब्रेन्स। द बेस्ट ऑफ द ब्रेन्स। तो मैं अपने आप से पूछता हूँ कि इन सब के बीच में मैं क्या वैल्यू ऐड करूंगा इस कंपनी ये के भी एक प्रेशर है, राइट? अच्छा प्रेशर। अच्छा प्रेशर है। मैं इसे कहता हूँ गुड सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी, राइट? दो इनसिक्योरिटी होती है, एक बैड सेंस, एक गुड सेंस। गुड सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी मेक्स यू बेटर। या तो मैंने उसमें हमेशा ये आइडेंटिफाई किया है कि मेरा सुपर पावर ये है कि जिस लेवल की नया कॉन्टेक्स्ट, नया नॉलेज मार्केट से ज़मीन, क्योंकि मैंने ज़मीन से अपनी कंपनी बनाई है, मैं ज़मीन से लेकर के आ सकता हूँ, वो कोई और नहीं लेकर के आ सकता है। तो मैं जब कुंभ में जाता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ कि अपनी अलग नाव की जगह 4-5 लोग और भी हों, वैसी नाव में बैठूं, तो बातचीत हो ताकि सके। बातचीत हो सके, उनसे कुछ समझने का मौका मिले। तो मैं इन ऑल वेज आई थिंक दैट क्यूरोसिटी मैं उस पर डेमोन्स्ट्रेट करता हूँ। और अपने डेली के जॉब में जो मेरा काम है, मैं उसमें कोशिश करता हूँ कि मैं जितने लेवल ऑफ डिटेल पे जा सकूँ उतना लेवल ऑफ डिटेल पे जाऊँ, क्योंकि मुझे लगता है कि यही तो दो मेरी सुपर पावर्स हैं। क्योंकि बाकी चीज़ तो जो एकदम बड़े लोगों की स्ट्रेंथ है वो प्रोफेशनल्स की, वो तो प्रोफेशनल्स कर ही लेते हैं, राइट? सो उस कारण से मैंने फिर पिवट किया। मैंने पहला ओयो की शुरुआत करी, जो हमारे साथ ओराइवल में जुड़े हुए थे ओनर, उन्हीं को मैंने कहा कि मैं आपकी प्रॉपर्टी आके मैनेज करना चाहूँगा, सारी मैं अपनी टेक्नोलॉजी खुद ही का डिप्लॉय करूँगा आपकी प्रॉपर्टी में, और मुझे लगता है इससे आपका रेवेन्यू काफ़ी बढ़ सकता है। इनका नाम था राजेश यादव जी, और ये थे गुड़गांव के रहने वाले। अच्छा, तो इससे मेरा पहली बार ज़िंदगी में, जैसा मैं आपसे बात कर रहा था, मैं रहता था विनोबा पुरी दिल्ली में, या फिर यहाँ पर क्या कहते हैं मस्जिद मोड़ एरिया में, वहाँ से गुड़गांव आने का मौका इसलिए लगा क्योंकि राजेश जी ने हमें अपनी प्रॉपर्टी देने के लिए मन बना लिया। उन्होंने पर बड़ी अच्छी बात कही, उन्होंने कहा कि देखिए मेरे 12 रूम की प्रॉपर्टी है, आपको देख करके मुझे बिल्कुल भरोसा नहीं है कि आज जो सिचुएशन है इससे कुछ बेटर होगा पर आज जो सिचुएशन है उससे कुछ खराब भी नहीं हो सकता। ये भी ठीक, तो मैंने सोचा कि चलो आपको ट्राई करते हैं, दाव खेल लेते हैं। हाँ। तो मैंने कहा कि बिल्कुल आई एम वेरी थैंकफुल यादव जी, और हम मतलब वी विल मेक श्योर दैट आई डू द बेस्ट। तो हम उनकी प्रॉपर्टी में फ्रंट ऑफिस मैनेजर, रिसेप्शनिस्ट, रूम क्लीनिंग, बैक ऑफ द हाउस सारे रोल, सब कुछ हम ऑल कर रहे थे, राउंडर। राइट? और हमारे साथ टीम भी जुड़ी हुई थी वहाँ पे, जो होटल के पहले के मुंडू बुलाते थे उन्हें, केयर टेकर जो थे, हम उनके साथ जुड़ गए, उनके लिए इंसेंटिव प्लान भी बनाया। पहला प्रॉपर्टी शरद जी 20% ऑक्यूपेंसी से 85% ऑक्यूपेंसी चली गई महीना 1.5 महीने के अंदर। और जब वो हुआ, लोग पहले हमें ओयो नहीं बुलाते थे, योयो बुलाते थे है ना? तब थोड़ा तो वो धीरे-धीरे हनी सिंह का वो चल भी रहा था बहुत चल रहा था, तेज। बिल्कुल। तो उस कारण से लोग कहते थे कि आसपास ही सोसाइटी में हो गया, ये साउथ सिटी 1 की प्रॉपर्टी थी, तो उस सोसाइटी में बात चल गई
कि योयो से अटैच कर लो, प्रॉपर्टी में बहुत कस्टमर्स आते हैं, वर्ड ऑफ माउथ शुरू हो गया। एंड देन फिर उसके बाद में कारवां चलता गया। तब की बात, एक होटल पे थे, आज हम 21,000 होटल चलाते हैं दुनिया भर में, क्या बात है। 90,000 हॉलीडे होम्स चलाते हैं, और आज हमारा लगभग 70-75% रेवेन्यू, भारतीय कंपनी है, भारतीय टेक्नोलॉजी है, पर ये टेक्नोलॉजी को हम एक्सपोर्ट करते हैं अभी, और दुनिया भर में लगभग 66 से 70% रेवेन्यू ओवरसीज से आता है हमारा। तो ये डिसप्रपोर्शनेट जर्नी रही है, पर उसकी शुरुआत बहुत ही हम्बल लर्निंग से और हुई। कितनी खूबसूरत रही है। आपने यादव जी की बात कही, एक और ऐसे शख्स आपकी लाइफ में आए, पीटर थायल। तो ये क्या कहानी है और इनका क्या रोल रहा आपकी लाइफ में? क्यूरोसिटी से ये बात बताऊंगा मैं आपको। मेरे ना बहुत आई हैव अ फ्यू इंटरेस्ट्स। वन ऑफ दोज इंटरेस्ट मुझे ना मूवीज़ देखना बड़ा पसंद है। मतलब मैं ना, जैसे कई लोग होते हैं कि जो कहते हैं कि ये मूवी की रेटिंग अच्छी आई तो हम देखेंगे, अच्छी नहीं आई तो हम नहीं देखेंगे। मैं कोई भी मूवी देख सकता हूँ। मेरे में ऐसा कोई भेदभाव नहीं। कोई भेदभाव नहीं है, मुझे मूवीज़ देखना पसंद है। तो ऐसी एक मूवी में देखने गया, सोशल नेटवर्क। और सोशल नेटवर्क मेरे लिए बड़ा इंटरेस्टिंग भी था, क्योंकि एंटरप्रेन्योर की कहानी थी। उसमें मैंने देखा एक सज्जन है, पीटर थियल, किसी और ने उनका किरदार निभाया, पर ऐसे एक जने थे कि पीटर थियल, जिन्होंने पहला $1 मिलियन मार्क ज़करबर्ग को फंड किया। मैंने सोचा ये सज्जन जो हैं ठीक लग रहे हैं, ये अपने काम के। क्योंकि ये बाकी लोग तो मुझे मदद करेंगे नहीं, पर ये अगर इन मार्क की मदद कर सकते हैं तो शायद 15 साल बाद मेरी मदद कर दें, क्या पता। तो अगली बार मैं जब साइबर कैफे गया, तब साइबर कैफे का ज़माना था, इंटरनेट बिल्कुल, के, हाँ। 10 रुपए पर आवर का। तो हम साइबर कैफे जब अगली बार गए तो हमने पीटर थियल के बारे में स्टडी किया। तो उनका ये प्रोग्राम आया जिसे कहा जाता है थियल फेलोशिप, जिसमें वो $1 लाख, मेरे समय में वो 75 लाख रुपए था, $1 लाख 20 बच्चों को देते हैं। कंडीशन ये है, एक्सेप्टेंस रेट्स हार्वर्ड, MIT उन सबसे कम है, वन ऑफ द लोएस्ट एक्सेप्टेंस रेट्स इन द वर्ल्ड। पर एक ही कंडीशन है, एक गिफ्ट की तरह, इस पर कोई शेयर भी नहीं लेता। अच्छा, कंडीशन ये कि आपको कॉलेज से ड्रॉप आउट करना पड़ेगा। ये बड़ी सख्त कंडीशन है ना, हिंदुस्तानियों के लिए तो। हिंदुस्तानी तो बहुत ही बड़ी सख्त कंडीशन है। और उसमें जो कॉन्ट्रैक्ट है, उसका पहला लाइन ये कहता है, वी नेवर लेट यूनिवर्सिटी इंटरफियर विद एजुकेशन। गहरी बात है। गहरी बात है ना, कि हम यूनिवर्सिटी को सीख से इंटरफियर करने नहीं देते। यूनिवर्सिटी एक रास्ता है सीखने के लिए, पर सीखने के तो कितने तरीके हैं। यूनिवर्सिटी पे उसे एक तरीके से डिफाइन नहीं करना चाहिए। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि दुनिया के जितने बड़े एंटरप्रेन्योर्स हैं, सारे ड्रॉप आउट्स हैं। कोई वो ऐसे, मतलब सारे तो नहीं, कई सारे, बहुत सारे लोग बहुत पढ़े लिखे भी हैं, कई यूनिवर्सिटी से गए, पर सब लोग लर्नेड हैं। आपको लर्नेड होना ज़रूरी है, पर लर्नेड थ्रू यूनिवर्सिटी मे नॉट बी द मोस्ट वैल्यूबल। तो मेरे लिए तो बड़ा ये था कि मैंने एप्लीकेशन देखा, मुझे एप्लीकेशन बड़ा अच्छा लगा कि क्वेश्चंस बड़े अच्छे, तो मैंने अप्लाई कर दिया। अब मैं हमेशा कहता हूँ कि देखिए, ज़िंदगी में मेहनत तो ज़रूरी है, पर किस्मत उससे ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैंने अप्लाई किया। अप्लाई करने के बाद किस्मत में कई ऐसी चीज़ें हुई, मतलब वीज़ा लेने की बात। मुझे शुरू में वीज़ा लेना ही नहीं आता, पासपोर्ट ही नहीं था। सबसे तो पासपोर्ट नहीं था। तो जो चीज़ माँ कर सकती है कोई नहीं कर सकता। हमारी माँ पहुँच के भुवनेश्वर पासपोर्ट ऑफिस, और कहा हमारे बच्चे को, अब हमने बताया नहीं ड्रॉप आउट करने जा रहे हैं। हमने कहा कोई सज्जन है अमेरिका में, वो बुला रहे जो फ्री में अमेरिका ले जा रहे हैं। तो माँ ने कहा हमारे मतलब परिवार में पहला बच्चा कोई अमेरिका जाएगा। तो मतलब वो जाके पासपोर्ट ऑफिस में बैठ गई, जब तक हमारे बच्चे का पासपोर्ट मिलेगा नहीं, वाह, हम जाएंगे नहीं। क्या बात है, सो स्वीट। तो माँ ने 2 दिन में पासपोर्ट भिजवाया। फिर वीज़ा, ज़िंदगी में कभी वीज़ा लिया नहीं था। हमें कहा गया, अब वो थियल फेलोशिप वाले भी पहले कभी उससे पहले भारतीय रेसिडेंट कोई उनके प्रोग्राम में आया नहीं था। तो उन्होंने एक चिट्ठी भेज दी, कहा ये चिट्ठी लेके जाओ, वीज़ा मिल जाएगा। अच्छा, इससे पहले कोई भारतीय नहीं गया था? कोई भारतीय, मैं पहला भारतीय रेसिडेंट थे। कुछ भारतीय ओरिजिन के लोग थे जो यूएस में पले बड़े थे, उनके 2 जनरेशन से वहाँ पे थे, पर भारतीय रेसिडेंट में पहला था। तो मुझे लगा कि ऐसे ही होता है कि एक चिट्ठी लेके जाना है। मैं सुबह सुबह उठा, मुझे और पैसे भी लगते, तो मुझे लगा पैसे में अगर दे रहे हैं तो सबको वीज़ा मिलता है, आपको उस चिट्ठी देना है और फिर वो स्टैम्प करके दे देंगे। तो वहाँ पहुँचा, मतलब सुबह सुबह शॉर्ट्स उठ के मैं पहुँच गया। अब मैं देखा मेरे सामने में जितने लोग हैं,
वो वेस्ट कोट पहने हुए हैं, ऊपर कोट पहने हुए हैं, बड़ी फाइलें हैं, इंटरव्यू चल रहा है, एक दूसरे तैयारी चल रही है। मैंने सोचा ज़रूर ये किसी और काम से आए हुए हैं। मुझे अपना कॉन्फिडेंस क्लियर था। अपने अंदर बहुत कॉन्फिडेंस था कि हमें बस चिट्ठी देनी है और हमें वीज़ा मिल जाए। बस बड़ी कतार लगती है वहाँ पे, बस कतार में हम चल रहे हैं। अब मेरे मन में पहली बार जब टेंशन आया तब कि वो लाइन में मेरे जो वेस्ट कोट वाले थे वो वो आगे मेरे खड़ा है। सामने ही चल रहे थे। तो मैं फिर भी मुझे लगा कि शायद रिगार्डलेस ऑफ डिफरेंट वर्क काउंटर एक ही है। तो हम काउंटर पहुंचे। मैंने किसी निखिल के पॉडकास्ट में भी इस बारे में जिक्र किया था। तो वहाँ पे जो मैडम थी उन्होंने सवाल पूछा, व्हाट इज़ योर पर्पस ऑफ ट्रैवल टू यूएस। मैंने कहा माय पर्पस ऑफ ट्रैवल इज टू ड्रॉप आउट। हमें लगा कि सबको पता है कि थियल फेलोशिप क्या हाँ होता है। बिल्कुल, यू डोंट नो। उन्होंने मेरे सामने देखा और कहा कि आपको इसी कारण से जाना है। मैंने कहा हाँ। तो उन्होंने कहा कि इसमें आपको कोई बुला रहा है। मैंने कहा ये देखो ये ग्रुप है। अब उन्हें पता नहीं पीटर थियल कौन है। उन्हें लगा ये अगला गैस स्टेशन जाने वाला वहाँ पे नौकरी खोजने। बिल्कुल। तो एनीवे उन्होंने मना कर दिया। फिर फाउंडेशन वालों ने लिखा उन्हें चिट्ठी, फिर उन्होंने 2-3 दिन बाद समझाया। वीज़ा दिया। आई एम वेरी थैंकफुल टू ऑल ऑफ दिस, राइट। Absolutely. मैं ये इसलिए कहता हूँ कि मेहनत ज़रूरी है पर लक भी ज़रूरी है। Absolutely. बस ये बात है कि अगर आप मेहनत ज़्यादा करेंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग लकी इंक्रीज। Increases. Such a beautiful thing. Absolutely. तो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, द थियल फेलोशिप चेंज माई लाइफ। मैं यहाँ से यूएस गया, 2013 एंड की बात है, 2014 अर्ली की बात है। और उस समय मैंने देखा कि मेरे आसपास जो बाकी 19 फेलोज थे और जो दूसरे थियल फेलोज हैं उनमें से एक ने इथीरियम की शुरुआत करी। इथीरियम एक क्रिप्टो करेंसी है, बहुत पॉपुलर क्रिप्टो करेंसी है। एक ने फिग्मा की शुरुआत करी, जो डिज़ाइनर्स हैं वो रिलेट करेंगे, बड़ा पॉपुलर प्रोडक्ट है उन लोगों के लिए। और जैसे डिलन है जो फिग्मा के फाउंडर हैं, वो हमारे हैकर हाउस में रहते थे। हम अपने घर को हैकर हाउस, अच्छा। राइट, जिसमें सारे थियल फेलो साथ में रहते थे। और आप सोचिए सब 18-19 साल के बच्चे हैं उफ, क्या एनर्जी होगी। और बस सब में ये थोड़ा एक क्रेजीनेस है कि हमें अपना खुद का कुछ बनाना है। और उनमें कई लोगों ने, जैसे डिलन ने जो कंपनी बनाई फिग्मा, वो $20 बिलियन की कंपनी बन चुकी है। इथीरियम तो शायद हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स की एंटरप्राइज है क्रिप्टो करेंसी में। तो मेरे हिसाब से ये प्रोग्राम ने अपना सक्सेस बनाया। बट 2-3 महीने बाद मुझे लगा कि मुझे वापस अपने देश में बनाना है ये प्रोजेक्ट। तो मैंने प्रोग्राम वालों से पूछा कि आर यू ओके इफ़ आई गो बैक टू इंडिया एंड बिल्ड माई बिजनेस। उन्होंने कहा कि द फाउंडेशन बिलीव्स दैट द एंटरप्रेन्योर्स आर द ब्राइटेस्ट, दे कैन चूज वेयर टू बिल्ड देयर एंटरप्राइज। Absolutely. तो We हम don't need to आपको- guide them. They can हाँ, take their calls. आपको कोई सपोर्ट चाहिए, हम आपके हम लिए। आपके साथ खड़े। हमारा बड़ा सिंपल इंटेंट है कि हम हर साल 20 दुनिया के ब्राइटेस्ट बच्चों को सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स बनाना चाहते हैं। तो मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल, व्हाई नॉट। तो उससे मैं वापस आ गया भारत। तो ये फेलोशिप ने आपको कैसे बदला? 2 या 3 चीजें जो आपके अंदर चेंज हो गई। देखिए, जो सबसे बड़ी चीज़ है मैं कहूँगा, इज थिंकिंग बिग इज फ्री ऑफ कॉस्ट। ये मैंने उससे सीखा। क्योंकि कई बार जो होता है कि जब मैंने शुरुआत करी थी ओराइवल से 4-5 महीने हो गए थे थियल फेलोशिप के पहले, और मैं ओयो की पहली प्रॉपर्टी शुरू कर ही रहा था जब मैं ये फ्रंट ऑफिस हाउस, उस समय मैं थियल उस समय की बात है। मैं अगर सोचूं उस समय, तो हमेशा मुझे लोग पूछते थे कि आपका बड़ा सपना क्या है। मैं कहता था मैं 10 गेस्ट हाउसेस चलाऊंगा गुड़गांव में, ये मेरा बड़ा सपना है। और लोग, इतनी बड़ा सोच कि 10 गेस्ट हाउस चलाओगे आप अगले 20 से 30 साल में? मैंने कहा हाँ, मुझे लगता है कि मैं 10 गेस्ट हाउस 20 से 30 साल में चलाना चाहूँगा। बिल्कुल। जब मैं वहाँ पर गया, मेरे कमरे में मेरे साथ रहते थे थॉमस, बंक बेड्स में हम रहते थे। हाँ, अच्छा। तो हम बंक बेड में हॉस्टल ऊपर, वाला सीन था। हाँ, और वो नीचे थॉमस रहते थे। तो एक दिन थॉमस वापस आए। स्टीव जॉब्स के एक को फाउंडर होते थे, स्टीव वॉजनियाक। जी। तो स्टीव वॉजनियाक के साथ डिनर करके आए और उन्होंने कहा कि मैं फ्लैश स्टोरेज की बिज़नेस शुरू करूँगा और मैं दुनिया की सबसे बड़ी फ्लैश स्टोरेज बिज़नेस बनाऊँगा। मैं, तुम्हारे पास पैसे कितने हैं? उसने कहा, ये थियल फेलोशिप वाले हैं और कुछ नहीं है मेरे पास। मैंने कहा, तो दुनिया में कैसे बना लोगे? तो उसने कहा कि यहाँ पे ऐसे ही होता है, सिलिकॉन वैली में हम लोग सिर्फ दुनिया में बड़ा बिजनेस बनाते हैं। तो जब सोशल मीडिया शुरू करते हैं सोचते हैं दुनिया में सबसे बड़ी सोशल मीडिया बनाए। सही बात। जब सर्च इंजन शुरू करते हैं कहते हैं दुनिया में सबसे बड़ी बनाए। जब मोबाइल डिवाइस बनाते हैं दुनिया में सबसे, तो हमें ऐसे ही सोचना आता है। तो मेरे लिए बड़ा अच्छा लर्निंग था कि मुझे जो ये गाइड किया जा रहा था कि
10 गेस्ट हाउस करना बड़ा सोचे, वो इसलिए था कि मेरे पास रिसोर्स कम थे, मेरे पास जेब में पैसे नहीं थे, मेरे परिवार में पैसे नहीं थे, पर उनके भी परिवार में पैसे नहीं थे। थॉमस के थे, पर वहाँ पे उनका था कि हम अपना खुद का करेंगे, परिवार से नहीं लेंगे, अच्छी बात है। पर मोर इम्पॉर्टेंटली इट लेफ्ट एन इम्प्रेशन इन माई माइंड। सोचने का कॉस्ट जीरो है, इम्प्लीमेंट करने का कॉस्ट है, हो सकता है, बिल्कुल और वो कैपिटल जाके रेस करेंगे फिर। फेस कर लेंगे। पर कम से कम सोचे तो सही, Absolutely. क्यों अपने दिमाग में एक आर्टिफिशियल कंस्ट्रेंट लगा दें क्योंकि हमारे पास रिसोर्स नहीं है। और मुझे लगता है ये गलती 99% लोग जो बिना रिसोर्स के कंपनी शुरू करते हैं वो ये गलती करते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि मेरे पास रिसोर्स नहीं है, कैसे बड़ा सोचूं, राइट। सो एनीवे, वो मेरे हिसाब से सबसे बड़ी लर्निंग थी। दूसरा था अच्छे टैलेंट का बेनिफिट। मैंने देखा कि कितने एक्सेप्शनल टैलेंट वहाँ पे अवेलेबल थे। और तीसरा जो मेरे हिसाब से शायद सबसे वैल्यूएबल था, बियॉन्ड थिंकिंग बिग हैज़ नो कॉस्ट, इज़ किस तरह की नई फ्रंटियर टेक्नोलॉजीज लॉन्च हो रही हैं और टेक्नोलॉजी को एग्जीक्यूट करने का तरीका, यानी कि वहाँ पे ना एक कूपा कॉफ़ी शॉप है ना, माउंटेन व्यू में, मेनलो पार्क में एंड सो ऑन। वहाँ पे लोग कहते हैं कि पहले स्टीव जॉब्स जब अपनी बिजनेस शुरू कर रहे थे वहाँ उस कॉफ़ी शॉप में जाते थे। वो आइकॉनिक है, आइकॉनिक है। आज भी आप वहाँ पे जाइए तो एंटरप्रेन्योर्स आते हैं, अपने नए प्रोडक्ट, नया वेबसाइट, नया ऐप को एक्सपेरिमेंट कराते हैं और कहते हैं आप लोग फीडबैक दीजिए, आप लोग के लिए कॉफ़ी ऑन द हाउस फॉर नेक्स्ट 30 मिनट्स। तो एक जो सेंस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप है वो हर कॉफ़ी शॉप, और बाय द वे वो हमारे देश में भी हो रहा है। आज आप गुड़गांव में, आप यहाँ पे आए हुए हैं, यहाँ नीचे के कॉफ़ी शॉप्स में चले जाइए, यहाँ पे नीचे में है मैडिसन एंड पाइक, आप वहाँ चले जाइए, आपको 50% लोग एंटरप्रेन्योर्स दिखाई देंगे। एब्सोल्युटली। आप गलेरिया मार्केट चले जाइए, आप बैंगलोर में थर्ड वेव कॉफ़ी चले जाइए, वो हमारे देश में बहुत तेज़ी से हो रहा है और इनफैक्ट उससे ज़्यादा हो रहा है जो बे एरिया में हो रहा था। पर मेरे हिसाब से ये 2-3 चीज़ें थी जो मेरे को लगा कि काफ़ी फैसिनेटिंग है। पर जो इंडिया की अपॉर्चुनिटी थी, जो इंडिया में मुझे लगा कि साइज ऑफ डिफरेंस हम क्रिएट कर सकते हैं, वो मुझे नहीं लगा कि मैं यूएस में तब कर सकता था। तो और थोड़ा बहुत मुझे जिस देश में मेरी माँ थी, मुझे वहाँ वापस आना था, तो मैं वापस आ गया 2014 में, और उसके बाद से आई बीन बिल्डिंग दिस बिजनेस। सुपर, फैंटास्टिक। आपकी माँ और आपके पिताजी से रिलेटेड एक बड़ा खूबसूरत एनेक्डोट मुझे किसी ने बताया आपके बारे में जब मैंने रिसर्च करना शुरू किया। उनका कि रितेश से वो ज़रूर पूछना कि जब उन्होंने अपने पिताजी के साथ मिलके एक स्कीम बनाई माताजी को कन्विंस करने की, तो वो बताएं आप, वो क्या वाकया था? देखिए, माँ का जैसे मैंने आपको बताया, उनका हमेशा था कि आपने पढ़ाई अच्छी करनी है, क्लास में फर्स्ट आना है, मतलब जो प्रॉपर भारतीय माँ होती है, बिल्कुल, राइटफुली सो। मैं बहुत थैंकफुल भी हूँ, क्योंकि मुझे लगता है जो परस्यूट ऑफ एक्सेलेंस है वो माँ के बिना आता है नहीं आता। पर पिताजी एकदम दोस्त समान थे। उनका था कि कोई भी नंबर आए, हमारी फ्रेंडशिप बड़ी स्ट्रांग है और ऐसी रहेगी। बस पिताजी का ज़्यादा था कि वैल्यूज़ ड्रिवन थे, पिताजी वैल्यूज़ को लेकर के बहुत फोकस्ड थे, बट उसके अलावा इतनी दोस्ती गहरी की मतलब क्या बताएं, खुली छूट है ना। वो कहते थे कि मतलब कुछ भी नहीं होगा अगर, तो हम फिगर आउट करेंगे आपके लिए कुछ ना कुछ, एकदम जो वो, क्योंकि मैं सबसे छोटा था, बड़े 3 का के लिए फादर साहब का ऐसा नहीं था कि मतलब जो सबसे छोटे को बहुत प्यार मिलता था, तो पिताजी से बड़ा प्यार था। तो जब हमने ये 12वीं के बाद में अपना कंपनी शुरू कर दिया, तो एक बार पिताजी आए मिलने, तो उन्हें मैंने ऑफिस बुलाया। तो पिताजी ने कहा ये ऑफिस, ये सब का क्या चक्कर है? तो मैंने कहा कि ये कंपनी शुरू करिए। ये ब्रेकिंग न्यूज़ थी उनके लिए ब्रेकिंग न्यूज़ थी। तो मैंने कहा कि मुझे ड्रॉप आउट करना है। तो बड़े नाराज़ हो गए, पर फिर उन्होंने कहा कि ठीक है, तुम्हें करना है तो कोई बात नहीं, करते हैं, पर माँ को कैसे बताएंगे? क्योंकि पिताजी अकेले आए थे, वो किसी काम से आए हुए थे, तो उसलिए वो मिलने आए। और उनका भी बड़ा रेयर, मतलब शायद ज़िंदगी में पहली बार या दूसरी बार उनका दिल्ली में काम पड़ा था। तो उस मैं भी सोच रहा था कि मेरी क्या किस्मत कि आज ही आए पिताजी। तो पिताजी ने कहा कि अभी हम क्या करेंगे। तो फिर पहले तो पिताजी को कन्विंस करने का एफर्ट था। तो तब हमारी बात चल रही थी टाइम्स ऑफ इंडिया वालों से कि वो हमसे कुछ इन्वेस्टमेंट करें। तो तब वहाँ पे जो चेयरपर्सन होते थे उनके टाइम्स इंटरनेट के, वो होते थे गौतम। तो गौतम से मैं मिलाने ले गया, गौतम और ऋषि ख्यानी होते थे, उन दोनों से मिलाने हम पिताजी को ले गए। थोड़ा कॉन्फिडेंस आया पिताजी हाँ। तो और मैंने उन दोनों को कहा कि देखिए आप मतलब पिताजी को कन्विंस कर दीजिए, अगर ना
तो फिर हमारी बात जो है तेज चलती थी। अगर कंपनी बंद हो गया तो इन्वेस्टमेंट कैसे होगा? तो वेरी नाइस ऑफ देम। मैं उन दोनों को बहुत आज भी दिल से याद करता हूँ इस कारण से। पिताजी भी उन्हें बहुत अच्छे से याद करते थे। उन्होंने समझाया कि देखो आपका बेटा बढ़िया मतलब बहुत चतुर है, कर लेगा, अच्छा कंपनी बना लेगा, आप टेंशन मत दीजिए। पिताजी ने कहा "ये क्या ही जानता है रायगढ़ से है। लोग इसे मतलब यहाँ पे दिल्ली में मतलब पता नहीं कैसे छोड़ेंगे"। तो उन्होंने कहा नहीं हम साथ हैं, हम करा देंगे, इशू नहीं है, और हम रहे नहीं रहे ये अपना खुद से कर लेगा। हम आपको बता रहे हैं हमने अपना खुद का अच्छा बिजनेस चला रहे हैं हम लोग, तो हमें पता है। और ये उनकी नोएडा सेक्टर 16 वाली ऑफिस है, बड़ी शीशे की बिल्डिंग है एंड सो। तो पिताजी पूरा माहौल था तो पिताजी इम्प्रेस हो गए। हाँ, तो पिताजी ने कहा कि कुछ तो ठीक ही चल रहा है। तो फिर उन्होंने कहा देखिए मैं तो मान गया, पर इनकी माता जी का मैं गारंटी नहीं ले सकता, तो हम दोनों ट्राई करेंगे और उसके बाद आपको बताएंगे। एकदम जैसे वो काउंसलिंग का माहौल नहीं होता है। तो पिताजी के साथ हम घर आए। घर बरसाती था तो पिताजी ने कहा हम यहाँ नहीं रहेंगे, हमारे कंपनी जो है जहाँ पे हम काम करते हैं उन्होंने गेस्ट हाउस दे रखा है, गेस्ट हाउस में कमरा है, वहाँ पे रहेंगे। तो पिताजी वहाँ लेकर के गए। तो उन्होंने कहा ये मेरे दिमाग में प्लान है, हम कहेंगे तुम्हारे जितने दोस्त हैं कई सारे वो 1 साल का ड्रॉप ले रहे हैं 12वीं के बाद तैयारी करने, तो आप भी 1 साल का ड्रॉप ले रहे हो तैयारी करने के लिए। लोग ना प्रोफेशनल एग्जाम के लिए तैयारी करते हैं 1 साल का, वो तो जायज़ है इंडिया में, राइट? वो तो चल सकता वो है। चल सकता है। तो माँ को ये कहेंगे 1 साल में अगर कंपनी चल गई तो फिर बस कन्विंस ठीक है। कर लेंगे, हाँ। नहीं चली तो पढ़ाई शुरू। तो उसके बाद आप एनीवे आप अगले साल का आपको एग्जाम सारे देने, तो एग्जाम में जहाँ जिस कॉलेज में होगा फिर आप वहाँ पे जाएंगे। मैंने कहा पर पिताजी मैं तो नहीं जाने वाला अभी। उन्होंने कहा देखो बच्चे अभी 1 साल की तो मोहलत खरीदते हैं, फिर देखेंगे। लेट्स बाय अ ईयर ऑफ टाइम। 1 साल बाद फिर देखा जाएगा, तब की तब देखी जाएगी। तो आई थिंक दैट इज हाउ पिताजी के साथ मिलकर के माँ को कन्विंस किया गया। तो ये फॉर एन एंटरप्रेन्योर जो घर का सपोर्ट है, वो इट इज अ वेरी क्रिटिकल थिंग इन दैट सक्सेस, और उस पे काम करना बहुत जरूरी है। देखिए मैं हमेशा ही कहता हूँ, लोग मुझे कहते हैं कि हमारे माता पिता मुझे सपोर्ट नहीं कर रहे, मेरे सिबलिंग्स नहीं सपोर्ट कर रहे। मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर आप दुनिया को जाके कन्विंस करना चाहते हो, एंजल्स को कन्विंस करना है आपको, वेंचर कैपिटलिस्ट को करना है, अगर अपने घर वालों को ही नहीं कन्विंस कर पाए, वो तो फर्स्ट एंजल इन्वेस्टर है, पहला पिच है वो आपका। वो पैसे दे ना दें आपको सपोर्ट करें, वही बड़ी बात है। Yes. और एक तरीके से जो जज्बा आता है हमारे घर में, हमारे जो मतलब दोनों बहनें हैं, बड़े भाई हैं, सब जॉब करते हैं, पर उसके साथ साथ ना वो हमेशा सोचते रहते हैं कैसे, मतलब उनके अंदर एक वो बड़ा सेंस ऑफ प्राइड रहता है कि हम कैसे सपोर्ट करें, कैसे एनेबल करें हमारे छोटे भाई को टू बिकम सक्सेसफुल। वो बहुत ज़रूरी होता है। और उसके साथ साथ हमारी खुद की फैमिली, मतलब गीत जो अभी मेरी वाइफ हैं, हम दोनों एक दूसरे को 12वीं कक्षा से जानते हैं। तो उस पूरे पीरियड में फॉर अस टू नो ईच अदर, उनका जो सपोर्ट था मेरे लिए, आई लुक बैक एंड आई फील दैट वाज आल्सो वेरी बेनिफिशियल टू मी। तो मुझे लगता है कि पूरा परिवार, चाहे वो पेरेंट्स हैं, चाहे वो आपके भाई बहन हैं, चाहे वो आपके वाइफ हैं, बच्चे हैं, सबका सपोर्ट होना मुझे लगता है कि बहुत एसेंशियल है किसी भी कंपनी की सक्सेस के लिए। और वो शायद दैट इज द स्ट्रेंथ ऑफ अस इंडियंस। ये हमारी एक बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है जो हमें लीवरेज करनी चाहिए। बिल्कुल। प्रॉब्ली वेस्टर्न कल्चर्स में वो नहीं होगा ऐसा सेटअप जो हमारे पास है। एब्सोल्युटली, मेरे हिसाब से ये हमारे देश की सुपर पावर है कि हमारे यहाँ पे जो सेंस ऑफ फैमिलीज़ हैं, एक सेंस ऑफ कल्चर है, उसके कारण ऐसा होता है कि अगर मतलब परिवार में एक के लिए सब साथ खड़े हो जाते हैं, और मुझे लगता है कि वो हमारे मुश्किल वक्त के लिए बहुत बेनिफिशियल है और अच्छे वक्त के लिए भी बहुत बेनिफिशियल है। क्या बात है, सुपर। तो अगर मैं आपसे पूछूं रितेश, 3 थिंग्स दैट यू डिड राइट व्हाइल बिल्डिंग ओयो, व्हाट विल बी दोस? देखिए सबसे पहला मेरे हिसाब से, जब भी बिजनेस शुरू होता है, कई लोग जो है इंटरनेट पे रिसर्च बहुत ज़्यादा करते हैं और ज़मीन पे कम उतरते हैं। मैं ज़मीन पे बहुत उतरता था। मैंने बहुत समय अपना ग्राउंड में खुद निभाया है, और मैं एनकरेज भी करता हूँ नए फाउंडर्स को कि आपको जिस भी इंडस्ट्री में काम करना है, उस इंडस्ट्री के स्टेक होल्डर्स को जाके मिलिए, उनसे पूछिए कि उनके प्रॉब्लम्स क्या हैं, वो किन चीज़ों में सोल्यूशंस खोजते हैं और आप उनके लिए क्या कर सकते हैं। मेरे हिसाब से जो लर्निंग्स मेरी ज़मीन पे रही खुद से विजिट करके, वो कभी नहीं रही। और मैं हमेशा अपने आप से पूछता हूँ कि क्या मैं वो इनफ कर रहा हूँ कि नहीं। एंड यू कैन नेवर डू इनफ, राइट? वेदर यू आर इन योर अर्ली स्टेज, लेट स्टेज, वेरी लेट स्टेज, डजंट मैटर। हमारे देश के फोरमोस्ट इंडस्ट्रियलिस्ट हैं मुकेश भाई, जो अगर मैं उनके बारे में बताऊं, जो मैंने उन्हें देखा है फ्रॉम अफार, और हम लोग तो सब उन्हें एक इंस्पिरेशन की तरह देखते हैं एज एन एंटरप्रेन्योर, एज अ बिजनेस पर्सन, उनका भी मैंने हमेशा देखा है कि सेंस ऑफ क्यूरोसिटी,
इनक्रेडिबल है। और आप अगर उनके साथ किसी भी इवेंट में हैं, अगर आप दिख गए तो सबसे पूछेंगे आप क्या करते हैं। अच्छा, उनमें भी बड़ा एक सेंस ऑफ क्यूरियोसिटी, मुझे लगता है कि शायद मेरी क्यूरियोसिटी और अटेंशन टू डिटेल उनसे सिग्निफिकेंटली कम है। राइट। दूसरा मैं कहूँगा जो मेरे हिसाब से शायद वैल्यूबल रहा कि अटेंशन टू डिटेल के अलावा अच्छे लोगों को साथ जोड़ना। अकेले आप कभी भी बड़ा कोई इम्पैक्ट नहीं क्रिएट कर सकते, आपको लोग चाहिए आपके आसपास में। और मैं हमेशा कहता हूँ कि बड़ा दिमाग ज़रूरी होता है पर बड़ा दिल उससे ज़्यादा ज़रूरी होता है। क्या बात है। क्योंकि जो लोग हेज फंड्स चलाते हैं उनमें बहुत दिमाग होता है जी। वो मतलब मैथ्स, कैलकुलेशन, ये सब इतना बेहतर कर सकते हैं, शायद हम लोग उसके आसपास भी ना है। पर लोग जानते हैं कि शायद अगर मैं किसी के लिए काम करना चाहता हूँ या किसी के साथ काम करना चाहता हूँ, मैं ऐसे इंसान के साथ काम करना चाहता हूँ जो मेरे बारे में समझेगा, कोशिश करेगा मेरे लिए अच्छा करने के लिए, और अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो मेरी बात सुनेगा और उसके लिए रिजॉल्व करेगा। वो मेरे हिसाब से एक बड़ा मेरा स्ट्रेंथ रहा है और उस कारण से अच्छे लोगों को मेरे साथ जोड़ सके, जिससे हमारा काम चला। और तकरीबन आपकी अबाउट 80% ऑफ योर लीडरशिप हैज स्टेड ऑन विद ओयो। या जितनी हमारी लीडरशिप है, हमारे लीडरशिप का एवरेज विंटेज कंपनी में 8 साल का है और हमारी कंपनी 10 साल की है। क्या बात है। तो जितने लोग हमारे साथ आए वो रहे, पर जो लोग नहीं हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है। हमारे कंपनी से भारत में लाइट हाउस कंसल्टिंग की एक रीसेंट रिसर्च है जिसमें बताता है कि 1000 से ज़्यादा फाउंडर्स हमारे कंपनी से निकले हैं। देश में शायद हाईएस्ट नंबर ऑफ एंटरप्रेन्योर्स किसी कंपनी से निकले हैं तो हमारी है। ये एक्चुअली इकोनॉमिक टाइम्स की फ्रंट पेज न्यूज़ थी रिसेंटली। सुपर। कि सो एक तरीके की यूनिवर्सिटी है। बिल्कुल। तो पीपल आर लर्निंग एंड मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर आपको प्रोफेशनल बनना है तो यूनिलीवर यूनिवर्सिटी है। अगर आपको एंटरप्रेन्योर बनना है तो ओयो यूनिवर्सिटी। क्या बात है। तो we attract hence the best of talent and they leave us, and I always say that an Oyopreneur often leaves only to become an entrepreneur. ब्यूटीफुल। तो बड़ा दिल इज द सीक्रेट सॉस देयर। And the last and probably the most beneficial has been resilience. बहुत कठिन वक्त आया शरद जी, मेरे को खुद को लगता था कभी कभी कि मतलब शायद कठिन होगा निकलना, पर फिर मैं याद करता था मेरी शुरुआती दिन जहाँ पे सुबह उठे रात को कहाँ रहेंगे उसका ठिकाना नहीं। राइट। अगर वो समय से निकल गए तो अभी तो हमारे पास ब्रांड था, कैपिटल था, लोग थे, इतना हमने गुडविल बनाया हुआ था। अगर इसके साथ नहीं बना पाए तो कब बनाएंगे? और उस कारण से हम उससे निकल गए। तो कई जो मतलब एकदम जो क्रंच पल होते हैं उसमें रेजिलियंस होना और नेवर से डाई एटीट्यूड, वो मुझे लगता है कि तीसरी अच्छी चीज़ हमने करी। और वो आपको लगता है कहाँ से आती है आपके अंदर? कि जब, बिकॉज कई ऐसे मोमेंट होंगे जब आप बिल्कुल अकेले होंगे, तो वो अंदर से वो ताकत कहाँ से आती है? देखिए, मुझे लगता है एक एंटरप्रेन्योर के लिए रेजिलियंस एक इंपॉर्टेंट स्किल सेट है, पर मुझे लगता है कि वो मेरे लिए शायद वन ऑफ माई हाईएस्ट स्किल सेट है। अभी मुझे एक रिसेंट इवेंट में न्योता दिया गया है तो मेरे को सोशल मीडिया में उन्होंने टैग किया, तो सोशल मीडिया में मैंने देखा कि उन्होंने मेरा नाम ही बदल दिया। उन्होंने रेजिलियंस अग्रवाल मेरा नाम बनाया हुआ है। राइट। मुझे लगता है कि कई एंटरप्रेन्योर्स या लीडर्स होते हैं जो क्राइसिस में, 3 तरह के लोग होते हैं। एक होते हैं जो क्राइसिस में, तकलीफ में डूब जाते हैं, दूसरे होते हैं जो क्राइसिस में डट करके निकल जाते हैं, और तीसरे होते हैं जो क्राइसिस को अपॉर्चुनिटी बना करके उससे स्ट्रॉन्गर निकलते हैं। मेरे मन में हमेशा से थर्ड वाला रहा है कि क्राइसिस में हमें मुश्किल से बेहतरी, स्ट्रॉन्गर निकलना है। ये मेरे लिए अंदर में 2 लोगों से आता है। एक अगेन मेरे पेरेंट्स, मैं आपको बताऊं तो जिस जगह से हम पले बड़े, उनके लिए लाइफ वॉज नॉट ईजी फॉर देम, एंड नॉट ईजी फॉर देम इन द सेंस ऐसा नहीं कि मतलब कोई बहुत कमर्शियल प्रॉब्लम थी। राइट। मतलब वी वर ट्रूली मिडिल क्लास, राइट, इन द सेंस टू से कि वी डिड नॉट हैव टू मच बट वी ऑल्सो डिडंट हैव टू लिटिल। राइट। तो हमारे पास ऐसा नहीं था कि मतलब खाने की कठिनाई है, पर यह भी था कि मतलब खाने में कितना ग्रोसरी आएगा उसका बजट बहुत टाइट चलना है, वो भी जरूरी था। बिल्कुल। और उससे बात भी हो जाती थी, आप जानते हैं जॉइंट फैमिली में, भाई कि मतलब ज्यादा तो इस नहीं महीने, आ गया। हाँ बिल्कुल। पर जब मैं कहता हूँ वॉज नॉट ईजी, उसका मतलब था कि बहुत उतार चढ़ावा है, बहुत उतार चढ़ावा है। कभी आग लग गई घर के अंदर में, तो आप सोचिए कि मतलब अगर आग लग गई और फिर इंश्योरेंस के पैसे नहीं मिले, आप अटके हुए हैं, और मतलब इंश्योरेंस थी गनीमत है, राइट, पर नहीं मिले, तो अपने आप से बनवा भी नहीं सकते हैं, तो वो घर का हिस्सा हमेशा से
वैसा वैसा ही रहा, राइट। बाद में घर एक बार बिक भी गया जब कठिनाई आई, वैसे ही, क्योंकि वो घर में फिर कुछ करवा नहीं पाए। तो ऐसे जो वक्त चले उन पर हमारे पेरेंट्स ने कभी ना हमें बच्चों को कठिनाई, और ये शायद मिडिल क्लास पेरेंट्स का एक बड़ा सुपर पावर है कि वो बच्चों को पूरे शील्ड कर देते हैं। बिल्कुल। आपको पता है सब चल रहा है पर आपसे बात नहीं करते हैं। तो मेरे हिसाब से उससे आया। और दूसरा मेरे हिसाब से मैंने जो लीडर्स को अपने तरफ से इंस्पिरेशन देखा, हमारे एक बड़े शेयर होल्डिंग पार्टनर हैं सॉफ्ट बैंक, उनके फाउंडर हैं सॉन्सान, उनकी भी ज़िंदगी में बड़ी तकलीफ आई। एट वन पॉइंट ऑफ टाइम, लोग जानते नहीं, वो दुनिया के सबसे वेल्दीएस्ट इंसान थे, इवन रिचर देन बिल गेट्स, एक महीने के लिए। अच्छा। उसके बाद उनका शेयर प्राइस ड्रामेटिकली गिरा .com बर्स्ट में, फिर वो वापस आए। अभी उनका 4-5 साल पहले थोड़ा फंड में कुछ कम इन्वेस्टमेंट्स में इशू है, अभी वापस से उन्होंने आर्म में जो कंपनी एक्वायर करी, आर्म इज प्रोबेबली वन ऑफ द बिगेस्ट बेनिफैक्टर्स ऑफ द AI वेव, राइट। मतलब जिसमें ड्रामेटिक इंप्रूवमेंट आया। कई कंपनी उन्होंने इन्वेस्ट किया, इंडिया की सारी कंपनी उनकी अच्छी चल गई हैं ग्लोबली अराउंड। तो मैंने उनमें, मैं दूर से देखता हूँ और मुझे लगता है कि बड़ा इंस्पायरिंग है। आवर प्राइम मिनिस्टर, आई थिंक ही इज़ अ ग्रेट एग्जाम्पल ऑफ समवन जो मतलब आपदा में अवसर की, मतलब जब आपदा या कठिनाई आती है वो उसमें अपॉर्चुनिटी क्रिएट करते हैं। और आप देखिए पिछले 10 साल की जो भारत की जर्नी रही है, उससे पहले जो उनकी कहानी रही है, उस पर उन्होंने हमेशा डेमोन्स्ट्रेट किया है कि क्राइसिस जब आ जाता है उसका अपॉर्चुनिटी होता है। कोविड आया, देश के लिए क्राइसिस था जी। उसी समय में आपको याद होगा कि मेक इन इंडिया, वोकल फॉर लोकल का शायद सबसे बड़ा स्पाइक देखा भारत। एब्सोल्युटली। राइट। UPI आज के दिन में दुनिया भर में, आज सुबह ही इनफैक्ट मैं एक बड़ा पॉपुलर पॉडकास्ट है सिलिकॉन वैली का जिसे कहा जाता है द ऑल इन पॉडकास्ट, बड़ा पॉपुलर है। तो मैं ऑल इन कई बार देखता हूँ। वहाँ पे UPI के बारे में चर्चा हो रहा था कि कैसे वो एक ट्रांसफॉर्मेटिव इम्पैक्ट है, और उसे वो कह रहे थे कि इट इज़ अ गवर्नमेंट वेनमो। वाओ। मतलब इट इज़ एन इनक्रेडिबल थिंग। मैंने कहा कि आप अगर UPI देखे नहीं हो इसलिए आप उन्हें वेनमो बुला रहे हैं, क्योंकि वेनमो से तो बहुत एडवांस्ड है। सच बात है। जो UPI ने बनाया है भारत में। उसके साथ साथ और मतलब कई सारे एग्जाम्पल, स्टार्टअप इंडिया एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है, राइट, कि जितने जॉब स्टार्टअप्स ने क्रिएट किया, हमारी कंपनी अकेले ने भारत में लाखों जॉब्स क्रिएट किया। और हम तो एक कंपनी है। हम लोग 2016 में जब स्टार्टअप इंडिया का उद्घाटन हुआ था, वी वर टोटल कंपनी ऑफ 30 पीपल। पूरी कंपनी 2-3 शहरों में काम करती थी, राइट। वहाँ से लाखों जॉब्स हो गए 10 साल से कम की जर्नी में, और हम तो एक कहानी। सच बात है। ऐसे तो हजारों कंपनीज हैं भारत में, शायद लाखों कंपनीज। तो मैं रेजिलियंस में जिन लीडर्स से इंस्पायर्ड हूँ, मैं देखता हूँ कि वो सब में ये एट्रीब्यूट, कॉमन ट्रेट। तो मैं सोचता हूँ कि मैं अपने भी बनाऊँ। और एक बड़ा मुझे लगता है कि एक सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस है मेरे अंदर कि अगर मेहनत करेंगे ना, मेरे मतलब इट इज़ एन अगेन इनोसेंट कन्विक्शन कि द वर्ल्ड इज़ अ मेरिटोक्रेटिक प्लेस। आप अगर मेहनत करोगे तो आप जीतोगे, ऐसा मुझे लगता है। क्या बात है। आपने ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर की बात की, तो पहली मुलाकात आपकी कैसी रही, बताइए। देखिए, पहली बार मुझे ऑनरेबल PM से जब मिलने का मौका मिला, ये यही 2016 का स्टार्टअप इंडिया का समय था। उससे पहले देखिए, हमने तो प्राइम मिनिस्टर को सिर्फ टेलीविजन पे देखा। हमने कभी मतलब कोई टेलीविजन में एक बार बात चली थी कि क्योंकि हमारे यहाँ पे ना वो रैली के लिए भी पहले आते नहीं थे। इनफैक्ट ऑनरेबल PM इज प्रॉब्ली अमंग द फर्स्ट PMs जो मतलब बड़ी रैली भी करते हैं। हमारे यहाँ पे कोरापुट गए थे अभी रिसेंटली, एंड सो उड़ीसा तो बहुत आते हैं, मुझे उसकी बहुत खुशी है। तो 2016 में स्टार्टअप इंडिया के समय मुझे बुलाया गया। मैं उसी से बड़ा खुश चला था, एक हफ्ते से मैं खुश चला था कि मुझे वहाँ पे अटेंड करने बुलाया गया। फिर क्या हुआ जी कि शाम होते होते जब PM साहब आने वाले, मैं सुबह से पहुंचा हुआ था, बड़ा मैं पूरे दिन हर इवेंट सुन रहा था क्योंकि पहली बार ऐसा कोई इवेंट में बुलाया गया था। कहा गया था शाम को ऑनरेबल PM साहब आएंगे। तो शाम को उससे 2 घंटे पहले मुझे बोला गया कि आपको स्पीच देने का मौका मिलेगा। तो मैंने कहा PM साहब होंगे? उन्होंने कहा नहीं होंगे। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, स्पीच देने का मौका मिल रहा है यहाँ पे, मैं उसी से बड़ा खुश चला। तो मैं स्पीच देना शुरू किया। उस समय ऑनरेबल PM एंटर किया और उन्होंने सुना मेरा स्पीच, तो मैं उससे बड़ा खुश था। उसके बाद में आपने देखा होगा जनरली जब कोई मतलब हेड ऑफ स्टेट बात करते हैं तो जनरली डायस पे जो है सारे बड़े बिजनेसेस होते हैं जो मतलब बहुत समय से अच्छा बड़ा लेगेसी बिजनेस चला रहे। तो उन्होंने मतलब कुछ लोग आए, उन्होंने कहा कि जो DPIIT जो स्टार्टअप इकोसिस्टम है वो चाहते हैं कि आप जा कर के भी डायस में बैठे।
मतलब आप समझिए कि मतलब वहाँ पे जितने लोग थे सब मतलब दिग्गज थे अपने बिजनेस के। मैं शायद 22 साल का रहा होऊंगा उस समय 22-23 साल का। तो मैं बहुत एक्साइटेड था। उस समय पीएम साहब ने, तब तक हमारी मुलाकात नहीं, बस मैंने उन्हें देखा था, तो उन्होंने जिक्र किया कि मैं जब रितेश को सुन रहा था मुझे लगा कि एक चाय वाले ने होटल चेन का विचार क्यों नहीं किया। वाह, आई थिंक दैट मोमेंट इट हैज स्टेड विद मी फॉर एवर। goosebumps thinking about it. What a moment that must और have देखिए माँ जो है टीवी देख रही, been. अच्छा, है ना, दूरदर्शन में या न्यूज़ चैनल में या अरे गजब। तो उससे पहले तक मुझे माँ कहती थी कि तुम ये गलत संगत में पड़ गए हो पीटर थियल इन सब की, है ना, आपको करस्पॉन्डेंस में इग्नू से डिग्री दिलवा देते। और उस पल में सब बदल गया। उस पर में सब बदल गया। माँ ने सोचा कि शायद कुछ ठीक ही कर रहा होगा अगर प्रधानमंत्री जी कह रहे। तो उससे शुरुआत हुई। उसके बाद में मुझे 4-5 बार मिलने का मौका मिला। एक बार जब ऑनरेबल पीएम ने मुलाकात करी, जब हम ग्लोबल एक्सपेंशन पे इन्वेस्ट कर रहे थे, उसमें मैं उन्हें उसका ब्रीफिंग देने गया था कि हम किस किस देश में कितना इन्वेस्ट करें। कि ये एक बड़ा मुझे लगता है सुपर पावर है कि आज पहली बार भारतीय कंपनीज नेट इन्वेस्टर्स हैं कई देशों में, चाहे वो नेदरलैंड्स है, डेनमार्क है, इंग्लैंड है, यूएस में हम बहुत तेज़ी से इन्वेस्ट कर रहे हैं एंड सो ऑन। तीसरी बार मुझे मौका मिला मिलने का सऊदी अरब में, जहाँ पर हिज हाइनेस जो क्राउन प्रिंस हैं उन्होंने एक इवेंट होस्ट किया हुआ था, और वहाँ पे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर वाज द चीफ गेस्ट। और मैं आपको बताता हूँ आज जो इज़्ज़त है भारत की दुनिया भर में अनपैरेलल्ड है। ये मैं आपको बता रहा हूँ, हिज हाइनेस क्राउन प्रिंस का जो रिस्पेक्ट और प्यार है ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर के लिए वो अनपैरेलल्ड है। वो मानते हैं कि अगर दुनिया में अमॉन्ग द स्ट्रॉन्गेस्ट एंड प्रोबेबली लीडर्स जो फॉरवर्ड लुकिंग है उनमें से एक ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, उसके मैं 4-5 आपको उदाहरण देता हूँ। जी, आज के दिन में अगर आप भारतीय, तो सऊदी में बहुत सिग्निफिकेंट लोग जो हैं दूसरे देशों से काम करने आते हैं, भारत से भी लोग जाते हैं। बिल्कुल। पर अगर आज आप भारतीय हैं सऊदी में और आपको किसी भी चीज़ की दिक्कत होती है, बाय डिज़ाइन आपको पता है ना ही आपकी एम्बेसी पर सरकार से भी आपको पूरा मदद मिलेगा। और ये मैंने बदलाव देखा है इस एडमिनिस्ट्रेशन, भारत के जो ऑनरेबल पीएम साहब के आने के तब बाद से ये चेंज आ गया है। ये चेंज दिख रहा है। दूसरा, अगर आप देखें तो पहले जब हिज हाइनेस एशिया आते थे सऊदी से, जो क्राउन प्रिंस हैं, जी, तो जनरली जो है भारत का और हमारे नेबरिंग देश का दौरा होता है। एब्सोल्युटली। अभी सीधा भारत आते हैं और भारत से वापस सऊदी जाते हैं। तीसरा, आप अगर देखें बहुत लोग कम बात करते हैं, जब G20 भारत में उद्घाटन हुआ तो उसके साथ में एक प्रोजेक्ट का अनाउंसमेंट हुआ जिसपे एक सिंगल कनेक्टिविटी बनेगी भारत से शुरू होते हुए सऊदी अरब, यूएई से यूरोप। यस, राइट, ये ट्रांसफॉर्मेटिव है। ऐसा दुनिया में कोई इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट नहीं है जो, मतलब मुझे लगता है कि शायद पिछले 2-3 डेकेड्स में हुआ होगा। वो मुझे लगता है इसलिए है क्योंकि ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर इज रिस्पेक्टेड एब्सोल्युटली। by all the key countries and he has the ability to navigate multiple situations as a trustworthy partner। तो मुझे लगता है कि वहाँ पे मेरी मुलाकात, तो जब भी मुझे, और फिर हम लोग एक बार डेनमार्क में, मुझे जो सीईओ डेलीगेशन होता है, शायद 30 सीईओज गए थे, उनमें मुझे जाने, तो ऐसे कुछ बार मौका मिला है ऑनरेबल पीएम से इंटरेक्ट करने और कुछ बातें ऐसी जो आपकी हुई हो, जो आपके साथ रह गई हो? बहुत चीज़ें ऐसे शरद भाई, मैं आपको 2-3 बताता हूँ। हाँ जी। सबसे पहला मुझे लगता है कि वो ना एक वो परिवार के बड़े जैसे रहते हैं। मतलब जैसे ना आपको एक सेंस ऑफ रिस्पेक्ट या फिर एक सेंस ऑफ वार्मथ आता है जब भी आप वो किसी रूम में रहते हैं, जो मुझे लगता है कि एक सेंस ऑफ जेन्युइनली ही केयर्स अबाउट द कंट्री टू बी सक्सेसफुल। तो जब वो कहते हैं कि मेरा देश मेरा परिवार है, ही मीन्स इट। ही मीन्स इट। क्योंकि मतलब मैं तो कई बार उनसे इंडिविजुअली या फिर डेलीगेशन में जब मिला हूँ, तो एक बार मुझे उनसे मौका मिला, गीत जो हमारी अभी वाइफ हैं और माँ के साथ में उन्हें शादी के लिए न्योता देने जाने के लिए, उस समय उन्होंने मुझसे कम बात करी और गीत से और माँ से ज़्यादा मैं 1-2 बात भी करने की कोशिश करी। उन्होंने कहा कि अभी इनसे बात करें, और गीत भी बड़ी खुश है। उन्होंने भी मुझे बीच में कहा कि तुम शांत रहो, हम लोग बात करें। है ना?
सेंस ऑफ जो एक फैमिली वार्मथ होता है, मैं आपको बता रहा हूँ, वो ना इट स्टेज विथ यू फॉर एवर। आपको हो सकता है 5 मिनट मिले आपसे, पर वो 5 मिनट में एकदम ऐसी फीलिंग आती है कि वो मतलब ही इज द एल्डर इन द फैमिली, राइट, एंड विच इज़ एन इनक्रेडिबल फीलिंग। दूसरा मुझे लगता है वो जेन्युइनली उनके अंदर जो बड़ा सोचने की क्षमता है वो अनपैरेलल्ड है। वो हमेशा सोचते रहते हैं कि क्या कर सकते हैं। जैसे एक मैं आपको बताता हूँ कि उन्होंने एक चीज़ कहा कि जो हमारे देश के किसान हैं उनकी आमदनी और कमाई सिंगल सोर्स होती है कि हम जो क्रॉप उगाते हैं उससे कमाते हैं। भारत में टूरिज्म बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, तो उन्होंने एक मुझे कहा कि आप जो है रूरल टूरिज्म भारत में एक्सपेंड कीजिए, विलेज टूरिज्म कि जो किसान हैं उनकी कमाई क्या हम रूरल टूरिज्म से बढ़ा सकते हैं क्या। हमने शुरुआत करी शरद भाई, और हमने शुरुआत करी क्योंकि हमें लगा कि आइडिया इंटरेस्टिंग है, पर एक जगह छोटी जगह एक्सपेरिमेंट करनी है। हमने केवड़िया गुजरात में एक्सपेरिमेंट किया। मल्टीपल फार्मर्स की महीने की आमदनी 50,000 रुपये से ज़्यादा आई, विच वॉज डिसप्रपोर्शनेट। उनके लिए बहुत बड़ी चीज़ है कि जो छोटे फार्म लैंड ओनर्स हैं 50,000 रुपये। क्या किया आपने? तो सिंपल चीज़ करी हमने कि उनका फार्म लैंड है और उस पर छोटा सा उनका खुद का थैच रूफ का घर होता था। उसमें या तो किसी के एक्स्ट्रा कमरा होता था, अगर 2 कमरा होता था, और अगर नहीं होता था तो हमने शुरुआत में CSR प्रोग्राम्स, यानी जो आसपास के कॉर्पोरेट्स हैं उनके CSR प्रोग्राम, या फिर बैंक्स में जो है फार्मर्स के लिए एक छोटा लोन का अपॉर्चुनिटी होता है, जिससे चाहे वो CGTMSE स्कीम से लें आप या फिर फार्म लोन्स के अंदर लें, जिसपे आप नया बिजनेस अगर शुरू करना चाहते हैं आपको लोन मिल सकता है। एब्सोल्युटली। उस पर, और इसके साथ साथ NRLM और SRLM की भी इसमें इनिशिएटिव्स रहती हैं। तो हमने वो इनिशिएटिव्स दिलवाई फार्मर्स को कि वो कैसे अप्लाई कर सकते हैं उसमें। उन्होंने अप्लाई करी, उससे उन्होंने एक एक्स्ट्रा रूम लिया या फिर एक एक्स्ट्रा कमरा बनाया। हमने उस पर मदद करी उन्हें कि उसे किस तरीके से तैयार किया जाए कि वहाँ पे लोग रहने का लोगों को पसंद आए। जैसे ही हमने वो सेटअप किया, हमने हमारे ऐप में डाला, तो सारे कमरे भरने लग गए। वाह, क्या बात है। तो आज मैं ऐसे फार्मर्स को जानता हूँ जिन्होंने अपना क्रॉप उगाने का काम किसी को आउटसोर्स कर दिया और इसे मेन बिजनेस बना लिया। और उसके बाद में हमने वहाँ से शुरुआत करी। हमने जम्मू कश्मीर में से रेप्लिकेट किया, लद्दाख में से रेप्लिकेट किया। अभी हम अयोध्या में, क्योंकि अयोध्या में होटल्स बन रहे हैं पर एकोमोडेशन रिक्वायरमेंट्स आर मच हायर, तो वहाँ पे हमने होम स्टेज किए हुए हैं। और अभी हम नॉर्थ ईस्ट में बॉर्डर प्रोग्राम के अंदर काम कर रहे हैं कि वहाँ पे कैसे हम फार्मर्स को और जो लोकल कम्युनिटीज़ हैं उन्हें एकोमोडेशन का मौका दें। तो ये दूसरा था कि नए आइडियाज़। और मुझे लगता है कि उसके साथ साथ एक और बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ है, हमने लॉन्च करी हाउस बोट की। अच्छा। केवड़िया में जो क्या कहते हैं डैम है, नर्मदा डैम, वहाँ पे पास में एकदम हमेशा भरा रहता है। शादियों में, कम्युनिटी, सब लोग यूज़ करते हैं उसे। और अभी हम लोग और ऐड करने की अभी सोच रहे हैं वहाँ पर। तो हमेशा उनके दिमाग में आइडिया चलता था। मैं उन्हें इसलिए हमेशा स्टार्टअप प्राइम मिनिस्टर बुलाता क्योंकि अगर वो प्राइम मिनिस्टर नहीं होते तो शायद वो हम सबसे मतलब 10 गुना बड़ा स्टार्टअप चला रहे होते। 100%। OpenAI उनकी होती और उसके अलावा मैं क्या बता, एक तीसरी चीज़ मैं हमेशा बताऊंगा उनके बारे में, जो कि थोड़ा ऑन लाइटर नोट कहूंगा मैं। हाँ जी, बिल्कुल। पता नहीं उनका शाइन का क्या राज है। मतलब ये कमाल है कमाल एक्चुअली की बात नहीं, मतलब और मैं माँ से पूछता हूँ कई बार, क्योंकि माँ भी हमेशा कहती है कि मतलब वो दूसरे देश के लीडर्स को देखती हैं कि वो जब फ्लाइट में चढ़ते हैं, हमारी माँ कहती है हमारे प्रधानमंत्री एकदम तेजी से भाग जाते हैं। माँ इनोसेंट है, वो यही सब चीज़ें देखती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो मुझे हमेशा कहती हैं कि शायद जो जिन पे ब्लेसिंग होती है Absolutely. वो उनकी चेहरे पे शाइन रहता है। तो बट मतलब मुझे बड़े इंस्पायरिंग लगते हैं कि मतलब ही शाइनिंग ऑल द टाइम, व्हिच इज सच एन इनक्रेडिबल थिंग, सच अ हैप्पी फीलिंग। नहीं, एब्सोल्युटली। हिज अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इंडस्ट्री, व्हाट हैज बीन योर ऑब्जर्वेशंस देयर? देखिए, टूरिज्म और उसके साथ साथ स्टार्टअप, ये 2 इंडस्ट्री से मैं आता हूँ। इन दोनों को बहुत बारीकी से समझते हैं। अभी मैं रिसेंटली उनकी ये वीडियो देख रहा था फ्रांस में, जब वो CEO से बात कर रहे थे। उसमें भी वो किसी और इंडस्ट्रीज के बारे में, मतलब मैन्युफैक्चरिंग के बारे में इतनी डिटेल पे समझ रहे थे। तो मुझे पहले लगता था शायद हमारी इंडस्ट्री के बारे में इतना डिटेल में जानते हैं, अभी मुझे लगता है शायद हर ही इंडस्ट्री के बारे में इतनी डिटेल में जानते हैं। तो मैं दोनों का एग्जाम्पल बताना चाहूँगा। टूरिज्म में उन्हें समझ में आता है कि देखिए, इनबाउंड टूरिज्म एक अपॉर्चुनिटी है, पर द बिग अपसाइड इज अ डोमेस्टिक टूरिज्म। आप देखिए कि 10 साल पहले तक या जो है हमारे टूरिज्म का जो इन्वेस्टमेंट्स थे, जो शायद वैल्यूबल रहा, वो कई सारे डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस द नेशन थे। जी।
हमेशा से मैं भी ये समझता हूँ कि हमें अपने इन्वेस्टमेंट्स को कॉन्सेंट्रेट करना है। तो अभी इन्वेस्टमेंट्स किन जगहों में शुरू हुए? इंफ्रास्ट्रक्चर में शुरू हुआ है, क्योंकि टूरिज्म इंडस्ट्री चाहती है कि अगर रोड, रेलवे, एयरपोर्ट बढ़िया रहे तो हमारी इंडस्ट्री बढ़िया चलेगी। बिल्कुल, और जो इन 3 सेगमेंट्स में काम हुआ पिछले 10 साल में, एवरीबॉडी एक्सेप्ट्स, एब्सोल्युटली, देयर इज नो डिबेट देयर। राइट। दूसरा, रिलीजियस टूरिज्म। रिलीजियस टूरिज्म पे पहले बात ही नहीं होती थी, जबकि भारत का जो मेजॉरिटी इंडिविजुअल है या फैमिलीज हैं वो रिलीजियस टूरिज्म में ही जाते हैं। बिल्कुल। अभी हम बात कर रहे थे कुंभ की। जी, आज भी आप देखिए तिरुपति में तो कोई कुंभ नहीं लगा हुआ है, पर आज भी डेली लेवल पे लाखों लोग आ रहे हैं, कम से कम, उससे ज़्यादा। और अभी स्कूल की छुट्टियां शुरू हो जाएंगी तो 3-4 लाख लोग हो जाएंगे। और यही सिर्फ तिरुपति की बात नहीं है, देश में चाहे आप रामेश्वरम देख लें, कन्याकुमारी देख लें, काशी विश्वनाथ देख लें, सोमनाथ जी देख लें, द्वारकाधीश देख लें, जहाँ पे भी आप देखें, हर जगह डेली लाखों लोग, शिरडी देख लें, आते हैं। क्या उनके लिए अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनना चाहिए? क्या उनके लिए बेहतर एकोमोडेशन नहीं होना चाहिए? तो मुझे लगता है कि उस बारे में उन्होंने सोचा, और पिछले बजट में भी उसका जिक्र रहा है। एब्सोल्युटली। जो हमने गाइड्स की बात करी, देश में गाइड्स आर रियलिटी ऑफ आवर नेशन, उनके ऊपर उन्होंने फोकस करके एक इनिशिएटिव बनाया हुआ है कि गाइड्स को कैसे तो ये सब जो छोटी चीज़ें होती हैं ना, जो लोग सोचते हैं कि ये बड़ा स्ट्रेटेजिक नहीं है, मुझे लगता है कि उनका हमेशा थिंकिंग ऐसा है कि पहले जो बारीकी पकड़ो बट मोटा इम्पैक्ट उस पर। और ये उनके सारे इनिशिएटिव्स में दिखता है, जो स्वच्छ भारत अभियान है, जितने आप देखें ना, हर चीज़ में आप देखेंगे छोटी बात जो शायद नॉर्मली लोग नहीं कर रहे हैं, पर मोटा इम्पैक्ट। वो मुझे लगता है कि एक उनका स्ट्रेंथ रहा है टूरिज्म साइड में। जो मैं टेक्नोलॉजी या एंटरप्रेन्योरशिप के पर्सपेक्टिव में बताऊं, वो हमेशा फ्रंटियर टेक्नोलॉजी इंडस्ट्रीज एंड हिस्टोरिकल लेगेसी टेक्नोलॉजी इंडस्ट्रीज दोनों को साथ लेके चलना जानते हैं। अभी अगर आप देखें तो उन्होंने जो ड्रोन्स के बिजनेस में काम किया है, इतने, मतलब आज के दिन में भारत में पिछले 4 साल में मल्टीपल ड्रोन कंपनीज हैव गॉन पब्लिक। अनबिलीवेबल है Absolutely. कि मतलब जो कंपनीज 10 साल पहले शुरू भी नहीं हुई थी वो आज पब्लिक जा चुकी है। हजारों करोड़ की नेटवर्थ है उनकी, राइट। उन्होंने जो स्टार्टअप्स का डिफेंस में लेकर के आए हैं, जो स्टार्टअप्स को वो स्पेस इंडस्ट्रीज में लेकर के आ रहे हैं, सब फ्रंटियर टेक्नोलॉजीज हैं, पर वो उस पर फॉरवर्ड समय बिता रहे हैं। और मेरे हिसाब से हेड ऑफ द स्टेट जहाँ समय बिताते हैं वो इंडस्ट्रीज अपने आप सक्सेसफुल हो जाती है। बिल्कुल, Right? वो इम्पैक्ट दिखना शुरू हो जाता है। स्पेस होगा, डिफेंस टेक होगा, ड्रोन टेक होगा, मुझे लगता है ऑल दीज इंडस्ट्रीज आर राइजिंग बिकॉज ऑफ हिज एफर्ट्स। एंड सिमिलरली ऑफ कोर्स लेगेसी या फिर ग्रोइंग इंडस्ट्रीज लाइक ट्रैवल एंड टूरिज्म, सर्विसेज, ई कॉमर्स, उस पर तो नेचुरली उनका काफ़ी सिग्निफिकेंट एफर्ट रहता ही। एब्सोल्युटली। अच्छा, ये फंड ऑफ फंड्स फॉर स्टार्टअप, इस पे काफ़ी कॉन्वर्जेशंस और बातचीत हो रही है। थोड़ा सा आप हमें बताएंगे ये क्या चीज़ है एंड व्हाई इज देयर सो मच एक्साइटमेंट अबाउट दिस? देखिए, पहले जो है, जब मैंने शुरुआत करी थी, आपको पैसे जनरली विदेशी फंड से मिलते थे। विदेशी फंड में बड़े कौन थे? जो मेरे इन्वेस्टर्स हैं, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, लाइट स्पीड वेंचर पार्टनर्स है, सेक्वाया कैपिटल है, ऐसे कई सारे वेंचर कैपिटलिस्ट थे जिन्होंने हमारे कंपनी में निवेश किया। उस समय ऑप्शन ही नहीं था, आपको पैसे बाहर से मिलते थे। बिल्कुल। पिछले 10 साल में क्या हुआ है, भारतीय वीसीज बहुत तेजी से बढ़ गए और ये बहुत सिग्निफिकेंटली बढ़े हैं। मैं आपको कुछ उदाहरण देता हूँ। ब्लूम वेंचर्स है, इनफैक्ट मैं कार्तिक से अभी बम्बई में परसों ही मिला। फॉर एग्जांपल आपके पास एंटरप्रेन्योर के कैपिटल है, शाशा मिर्चंदानी चलाते हैं उसे। आपके बहुत सारे ऐसे सक्सेसफुल, योरनेस्ट है वेंचर कैपिटल फर्म, वो बहुत अच्छे। आनंद लूनिया है, आनंद इज एक्चुअली एक्सेप्शनल। ये सारी जो फंड्स हैं, ये भारतीय लोगों ने एज एंटरप्रेन्योर्स अपना फंड बनाया। अब उनके लिए टू रेज कैपिटल इज ऑलवेज गोइंग टू बी हार्डर, क्योंकि लाइट स्पीड और सेक्वाया के पहले से इन्वेस्टर्स अमेरिका में थे। यूएस के यूनिवर्सिटीज होते हैं, इंश्योरेंस कंपनी, उनका पूरा इकोसिस्टम बना हुआ है। तो उन्हें कहते हैं कि अच्छा जी, आप हमारे साथ यूएस में इन्वेस्ट करते थे, अभी आप भारत में भी हम फंड शुरू करें, आप इन्वेस्ट कर दीजिए। बिल्कुल। पर जब नए फंड मैनेजर्स आते हैं, उन्हें तो सोर्स ऑफ कैपिटल यूएस वाले फंड्स इमीडिएटली नहीं देंगे। उनकी फंड्स भी छोटी होती, इतनी बड़ी नहीं होती जितनी बाकी फंड्स होती हैं कि यूनिवर्सिटीज़ और इंश्योरेंस कंपनीज इमीडिएटली ज्वाइन कर जाएं। तो वहाँ पे जो भारतीय वेंचर कैपिटल सपोर्ट हो, वो उन्हें मदद कर पाते हैं टू बी एबल टू बिकम देयर लिमिटेड पार्टनर्स, क्योंकि जो फंड्स होते हैं उनके लिमिटेड पार्टनर्स उनमें इन्वेस्ट करते हैं। तो कई सारे जो डोमेस्टिक फंड्स हैं,
उन्हें एनकरेज करने के लिए फंड्स ऑफ फंड सेटअप करा गया, जिसका मतलब ये कि भारत सरकार कुछ फंड एलोकेट करेगी और वो फंड इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स को मिलेंगे जो जाकर के स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करेंगे। भारत सरकार को डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए क्योंकि वो उनका Expertise भी प्राइमरी नहीं। स्किल सेट नहीं है, पर जो ये स्किल्ड इन्वेस्टर्स हैं उनके फंड्स में वो थोड़ा बहुत इन्वेस्ट कर देते हैं अलॉन्ग विद अदर इन्वेस्टर्स, जिससे कि वो एक फेयरनेस बना रहे कि दूसरे इन्वेस्टर्स भी इन्वेस्ट करें और भारत सरकार भी करे, पर उससे फंड्स बड़े हो जाते हैं। आज आप देखेंगे शरद जी, 70% कंपनीज जो भारत में अभी नई बन रही हैं उनको डोमेस्टिक मनी इज बैकिंग देम, अच्छा, नॉट फॉरेन मनी। ओह दैट्स क्वाइट अ पैराडाइम चेंज। इट्स अ पैराडाइम चेंज, और इस बारे में उतना बात नहीं किया जाता है, पर मेरे हिसाब से फंड ऑफ फंड्स इज अ बिग रीजन फॉर इट। मैं शार्क टैंक का हिस्सा हूँ, शार्क टैंक भी उसका एक बहुत बड़ा एक उदाहरण है। शार्क टैंक में हम लोग सब जो इन्वेस्ट कर रहे हैं, जब शार्क टैंक की शुरुआत हुई थी तब एवरेज कंपनी में 10 लाख 20 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट होती थी। आजकल शार्क टैंक में भी करोड़ रुपए से 5-10 करोड़ की इन्वेस्टमेंट्स होती हैं। तो मेरे हिसाब से एक रैपिड बदलाव हो रहा है हमारे देश में, जहाँ पे हमें वी आर बिकमिंग सेल्फ डिपेंडेंट इन कैपिटल। ये अर्ली स्टेज में हो चुका है, और मैं देख रहा हूँ कि DPIIT और कॉमर्स मिनिस्ट्री का जब भी मैं बाहर से देखता हूँ या फिर फॉलो करता हूँ उनका पर्सपेक्टिव, वो बहुत एक्टिवली फोकस्ड है कि वो ग्रोथ स्टेज की कंपनीज में भी, क्योंकि आप देखिए ना, अलीबाबा का उदाहरण देते हैं। अलीबाबा बड़ी चाइनीज कंपनी है, US में लिस्ट हुई, तो जितना शेयर उसका US में लिस्ट हुआ उसका सारा वैल्यू तो अमेरिकन के पास रहा ना। सही बात है। जब कंपनी 100 बिलियन से 500 बिलियन की होती है, वो 400 बिलियन का जो पब्लिक फ्लोट है वो तो अमेरिका में गया। बिल्कुल, हमें वो नहीं करना चाहिए। बिल्कुल हमें वो गलती नहीं करनी, नहीं रेप्लिकेट करनी चाहिए। हमें चाहिए कि भारत में हमें इंश्योर करना है कि जितना हम वेल्थ क्रिएट करें, वी वेलकम फॉरेनर्स भी आकर इन्वेस्ट करें, पर हम कोशिश करें कि जितना वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन हमारे देश में हो सके उतना अच्छी बात है। बिल्कुल सही बात है। ये रितेश, जो हमारे देश का या हम सबका एक माइंडसेट था थोड़ा सेफ खेलने का, क्रीज में रह के खेलने का, रिस्क एवर्स हम थे, ये धीरे धीरे अब ये चेंज दिख रहा है। Do you see us becoming an entrepreneurial powerhouse? Do we have it in us? क्या वो चीज़ें हैं हमारी जो स्ट्रेंथ है एज इंडियंस जिसको हमें लीवरेज करनी चाहिए, और क्या वीकनेसेस हैं जिसको हमें हटाना चाहिए? क्योंकि आपने ग्लोबली ट्रैवल किया तो आप कंपेयर कर पाओगे। नहीं शरद जी, मैं तो मतलब हर महीने 2-3 सप्ताह US यूरोप में रहता हूँ, क्योंकि हमारा बहुत सिग्निफिकेंट बिजनेस पेनिट्रेशन साउथ ईस्ट एशिया। बिल्कुल। तो मैं हमेशा 2-3 चीज लोगों से कहता हूं भारत के बारे में। दुनिया की सबसे बड़ी पॉपुलेशन, दुनिया में हर 6 इंसान में से 1 इंसान भारतीय है, अपना बंदा है, राइट? और जो इकोनॉमी जो ऑब्जेक्टिवली नोन है, दुनिया की सबसे डोमिनेंट इकोनॉमी होती थी इन द हिस्ट्री, इन पास्ट। एब्सोल्युटली। और बहुत साल पीछे नहीं, फ्यू हंड्रेड ईयर्स अगो, राइट? हजारों लाखों साल जाने की जरूरत नहीं, जब कुंभ की शुरुआत हुई थी। सिर्फ few hundred years, it's objectively understood that we were the largest economy, which has the same way as our company is rising again, coming out of COVID. This nation is rising again, coming out of its own independence after some time. तो मुझे लगता है इस राइजिंग में we will be the world's biggest population in the journey to be the world's one of the most prominent economy, if not the most prominent economy. तो यहाँ पे नहीं रहना आपके लिए ऑप्शन नहीं। आपको टैलेंट तो मिलेगा ही, और टैलेंट के साथ साथ मैसिव मार्केट मिलेगी। तो ये मेरा मानना है कि ये इंडियन इकोनॉमी के लिए इंटरेस्ट है, और जब ये होगा या हो रहा है, भारतीय एंटरप्रेन्योर्स दुनिया भर में जाके लीड कर रहे हैं। तो जैसे हमारी कंपनी की बात कर लेते हैं, हम आज US में मोटेल 6 की एक्विजिशन के बाद में वन ऑफ द फोरमोस्ट होटल कंपनीज हैं। शायद हमारे इतने बड़े 4-5 ही और कंपनीज होंगे, बहुत ज़्यादा नहीं होंगे। यूरोप में हम टॉप 2 इफ नॉट द लार्जेस्ट हॉलिडे रेंटल कंपनी है। वाओ। और हम लोग शायद भारत से निकले हुए वन ऑफ द लार्जेस्ट इन्वेस्टर्स हैं कई देशों में, चाहे वो डेनमार्क है, चाहे वो नेदरलैंड्स है, बेल्जियम है, कई और देशों के। एब्सोल्युटली। मिडल ईस्ट के अंदर में हम रैपिडली इन्वेस्ट करें, और मिडल ईस्ट ऑफ कोर्स हमारी कंपनी में भी इन्वेस्ट कर रहा है। तो UAE और सऊदी अरब से हमारे देश का बहुत अच्छा रिलेशनशिप है, और हमारी कंपनी भी जाकर के वहाँ पे एज एन इंडियन कॉर्पोरेट इन्वेस्ट करी। तो मुझे लगता है कि आगे चल करके बहुत जगह आप देखेंगे कि भारतीय कंपनीज ग्लोबल जाएंगी,
India for the world will become real, and you'll find companies building double-digit to triple-digit billion-dollar outcomes by entrepreneurs who are zero today. जो लोग आज रायगढ़, गया, इलाहाबाद में हैं, या प्रयागराज या फिर बनारस में हैं, वो वहाँ से बैठ करके कंपनीज बनाएंगे जो कि $10 बिलियन की होंगी, ऐसा मेरा मानना है। उसका कारण दो है। एक है, दुनिया भर में लोगों को भारतीय लोगों से बिजनेस करना पसंद है। क्यों? आई थिंक लोग भारतीयों को समझते हैं कि ये एसिमुलेट हो जाते हैं, ये हमारे साथ में ओपन रहते हैं, वी आर जनरली कंसिडर ट्रस्ट वर्दी एंड कंज्यूमर फर्स्ट, की कस्टमर के लिए हम लोग फोकस करते हैं, उनके लिए कम्युनिकेशन हमारा अच्छा है, हम लोग इंग्लिश बोल लेते हैं, हम शायद दुनिया की सबसे बड़ी इंग्लिश स्पीकिंग पॉपुलेशन है, और जनरली एज अ नेशन बिकॉज वी आर अ डेमोक्रेसी, आवर वैल्यू सिस्टम इज कंसिडर्ड एज बीइंग मोर अलाइंड। और लास्ट है कि ऐसा कोई इंसान नहीं जिससे मैं नहीं मिला जिनका कोई ना कोई नेबर या उनके एरिया में कोई भारतीय नहीं होगा, या फिर वो भारत आए नहीं है एक बार। तो कल्चरली लोग भारत के कल्चर से एक तरीके से रिलेशनशिप रखते हैं। आप इंडोनेशिया चले जाइए ना, इंडोनेशिया में भारत की ऐसी कोई मूवी नहीं है जो लोग देखते नहीं। तो एक बड़ा हमारा जो एक सॉफ्ट कल्चरल स्ट्रेंथ है वो दुनिया भर में तो उसको माना जाता है। क्या बात है। ये जो आपका ग्लोबल एक्सपेंशन है, अब आई थिंक नाउ 80+ कंट्रीज में आपकी प्रेजेंस है। जब आपने अपनी ग्लोबल जर्नी शुरू की तो डिड यू हैव टू री इन्वेंट योर सेल्फ एज अ लीडर? कोई नई स्किल सेट सीखनी पड़ी या इट वॉज अ प्रेटी स्मूथ ट्रांजिशन? देखिए, स्मूथ एंटरप्रेन्योरशिप में कुछ नहीं होता और चेंज इज़ द ओनली कांस्टेंट। आपको डेली अपने आप को इम्प्रूव करना पड़ता है। सो मेरे लिए इट वाज ऑफ कोर्स अ ड्रामेटिक लर्निंग। हमने शुरुआत करी थी मलेशिया और इंडोनेशिया से शुरुआत करते हुए, और इंडोनेशिया से तो हमारे देश का भी पुराना नाता है, और मैं उड़ीसा से आता हूँ, उड़ीसा का तो बहुत ही पुराना नाता है, क्योंकि हमारे यहाँ पे ना एक बड़ा पॉपुलर फेस्टिवल है बाली यात्रा। हाँ बिल्कुल सुना है आपने? बिल्कुल सुना हुआ। तो बाली यात्रा होता है जहाँ पे हमारी जो मॉम होती हैं वो सुबह 4 बजे नदी में लेकर के जाती है, छोटा सा बैम्बू का एक वो बोट बना करके उसमें दिए और प्रे करते हैं और उसे बहाते हैं। मुझे रिसेंटली अभी कोई बता रहा था कि वो शुरुआत इसलिए हुई क्योंकि हमारे यहाँ से ओडिया ट्रेडर्स बड़े जनरेशंस पहले बाली जाते थे ट्रेड के लिए। तो बाली वहां से नाम आया है, वहां से चालू हुआ, राइट? तो टू दैट एक्सटेंट इन देशों में हमारी शुरुआत हुई, तो कल्चरली बहुत डिफरेंट नहीं था, तो ईजी था हमारे लिए शुरुआत करना। और बाली में ऑफ कोर्स सिग्निफिकेंट ट्रेड हिस्ट्री एग्जिस्ट्स। वहाँ से मेरे हिसाब से 2 से 3 मेरी बड़ी लर्निंग रही। सबसे पहला ये रहा कि सम थिंग्स आर डिफरेंट इन एवरी मार्केट एंड सम थिंग्स आर सिमिलर इन एवरी मार्केट। आप कॉमनैलिटी ज़्यादा खोजिए रादर देन डिफरेंसेस, क्योंकि डिफरेंसेस खोजने जाएंगे तो डिफरेंसेस मिलेंगे, उसका अंत भी नहीं है, राइट? पर अगर आप कॉमनैलिटी खोजें कि क्या चीज़ें आप एग्री कर सकते हैं और उस पर डबल डाउन करें, और मुझे लगता है कि सबके लिए ट्रू है, कंट्रीज के लिए ट्रू है, हमारे रिश्तों के लिए ट्रू है, हर चीज़ के लिए जी ट्रू है। बिल्कुल। दूसरा मेरे लिए वैल्यूबल रहा इसी प्रोसेस में, इंटरनेशनल एक्सपेंशन के अंदर में, इज मेकिंग श्योर दैट टेक्नोलॉजी का एक्सपेंशन या टेक्नोलॉजी का जो इनोवेशन है उस पर हमेशा डबल डाउन करें, क्योंकि भारतीय टेक्नोलॉजी दुनिया भर में लोग पसंद करते हैं, बिकॉज दिस टेक्नोलॉजी इज एज गुड एज एनी अदर वेस्टर्न टेक्नोलॉजी और इवन बेटर इन लॉट ऑफ लेवल्स। और तीसरा है बीइंग वेरी प्राउडली इंडियन। कई कंपनीज जो होती हैं जब विदेश एक्सपैंड करती हैं वो कहती हैं नहीं जी हम तो ग्लोबल कंपनी है, हमारा अपनी आइडेंटिटी थोड़ा मास्क करने की कोशिश करते हैं। हम लोग कोशिश करते हैं, हमारी जब ऑफिसेस खुलती हैं हम वहाँ पे हमारा झंडा लहराते हैं विद अ लॉट ऑफ प्राइड। ब्यूटीफुल। क्योंकि उससे हो सकता है शुरू में लोग थोड़ा सा सोचे कि अच्छा ये शायद हमारे देश की कंपनी नहीं है, पर कम से कम आप ऑथेंटिक हैं, लोग जानते हैं आप कौन हैं, आप किस चीज़ के लिए, क्या वैल्यू सिस्टम है आपकी। और उसके बाद में एक बार जब लोग जानते हैं, लोग अप्रिशिएट करते हैं कि आप अपने वैल्यू सिस्टम और अपने बैकग्राउंड या हिस्ट्री को लेकर के प्राउड है। मुझे लगता है कि उसका हमें बहुत बेनिफिट मिला है। लाइक वी आर अमंग दोज कंपनीज हु हैव गॉन ग्लोबल इन द रिसेंट पास्ट, वेयर वी वेयर आवर फ्लैग ऑन आवर स्लीव विद अ लॉट ऑफ प्राइड सेइंग वी आर एन इंडियन कॉर्पोरेशन, एंड टिल डेट वी आर वेरी लकी दैट हैज़ ओनली ब्रॉट बेनिफिट्स विद इट। क्योंकि जितने देश में हमने हमारा बिजनेस एक्सपैंड किया है या स्केल किया है, उन देशों में भारत को लेकर के बहुत पॉजिटिव अप्रिसिएशन है। अभी इनफैक्ट कतर के अमीर आए हुए थे, तो मेरे एक बड़े अच्छे जिगरी दोस्त हैं, मैं उनसे बात कर रहा था, तो उन्होंने कहा हमारे देश में बहुत सिंपल पर्सपेक्टिव है कि आप अगर भारतीय कंपनी हो तो हमारा इंटरेस्ट टू इन्वेस्ट इन यू ग्रोज 3 times more।
क्या बात है, सच अ बिग स्टेटमेंट. क्योंकि उन्होंने कहा कि हमें क्लैरिटी है कि भारत में कंसिस्टेंसी है, भारत की इकोनॉमी ग्रो करने वाली है और हमारी लीडरशिप बहुत सिग्निफिकेंटली रिस्पेक्ट करती है आपकी लीडरशिप को. इनफैक्ट हमारे प्रेसिडेंट मैम जो हमारे राज्य से हैं, उन्होंने भी दौरा किया है. हमारे वाइस प्रेसिडेंट साहब ने दौरा किया था स्पेसिफिकली कतर का. मुझे लगता है कि इन सारे विजिट्स का इम्पैक्ट ये रहा है कि वहाँ पे हमारे देश को लेकर के सिग्निफिकेंट ओपिनियन है कि भारत में इन्वेस्ट करोगे तो पैसे सेव है और रिटर्न अच्छा मिलेगा. क्या बात है. आई रिमेंबर आई जस्ट मेट माइक्रोमैक्स के जो फाउंडर है राहुल शर्मा, इज अ वेरी डिफरेंट. तो राहुल भाई कह रहे थे जब इलेक्शन का समय था तो ही वाज वेकेशनिंग इन आई थिंक दुबई. तो कहते हैं यार इलेक्शन के रिजल्ट आ रहे हैं एंड आई सी a sheikh coming and he was like a big investor saying ki are you an Indian? तो कहा yeah I'm an Indian. So who's going to win? And then he had a 10-minute conversation कि कौन जीतेगा, क्या ट्रेंड है. And he says कि मैं इतने सालों से जा रहा हूँ, पिछले 10 साल में जो रुतबा हमारा बढ़ गया है, जिस तरीके से लोग now see you, identify you as an Indian, strike a conversation, are curious about India. And this is such a paradigm change and इतना खुशी होती है इस बात की कि ये मतलब ताजुब की बात है. नहीं, और देखिए लोग अप्रिशिएट भी. मैं आपको बताता हूँ, एक और हमारे दोस्त हैं यूसुफ भाई जो लुलू, हाँ, उनका सिग्निफिकेंट बिजनेस है मिडिल ईस्ट में. जी बिल्कुल. पर वो भी भारत में इन्वेस्ट कर रहे हैं, हाँ, रैपिडली इन्वेस्ट कर रहे हैं. एब्सोल्युटली. मैं इनफैक्ट अभी लखनऊ में था रिसेंटली. लाइक इट इज इनक्रेडिबल. उनका मॉल कमाल है लखनऊ, राइट. जी, मैं absolutely. केरला में तो देखता था उनका त्रिवेंद्रम में इस समय, बट अभी लखनऊ में भी मैंने उनका इंफ्रास्ट्रक्चर फैंटास्टिक है. तो मुझे लगता है कि ये ड्रिवन है बिकॉज द रिलेशनशिप्स दैट आर कंट्रीज बिल्डिंग. एंड ऑफ कोर्स अलॉन्ग विद आवर प्राइम मिनिस्टर आवर फॉरेन मिनिस्टर हैज डन एन वो तो बड़े पॉपुलर है सोशल मीडिया में. एब्सोल्युटली. आई थिंक ही इज नॉट जस्ट पॉपुलर इन इंडियन सोशल मीडिया, दुनिया भर की सोशल मीडिया में पॉपुलर है. अच्छा, सब पहचानते हैं. ऑस्ट्रिया है, स्विट्जरलैंड है, फ्रांस है, लोग उन्हें दुनिया भर में सुनते हैं बड़े चाव से, बड़े इंटरेस्ट के साथ में. क्या बात है, फैंटास्टिक. अच्छा रितेश, आप थोड़ी बात करते हैं आपकी योर जर्नी एज एन इन्वेस्टर. जब आप इन्वेस्टर का हैट पहनते हैं तो व्हाट डू यू लुक एट अ फाउंडर? वो 2-3 क्या चीज़ें हैं जो आप देखते हो एंड फिर आप अपना पैसा लगाते हो उस पर? देखिए, मैं सबसे पहले आपको बताता हूँ कि मेरे लिए इन्वेस्टमेंट क्यों बहुत इंपॉर्टेंट है. मैं इन्वेस्टमेंट को पार्टली एज अ रिटर्न जनरेशन देखता हूँ, बट पार्टली एज अ वे ऑफ सेइंग कि जब मैंने शुरुआत करी कुछ लोगों ने मेरे कंपनी में इन्वेस्ट किया, कुछ लोगों ने मुझे मदद किया. तो मैं सोचता हूँ कि ये मेरी ऑलमोस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं कोशिश करूँ ऐसे ही कुछ और लोगों की मदद करने के लिए. मेरे हिसाब से 3 चीज़ मैं एंटरप्रेन्योर्स में खोजता हूँ. पहला चीज़ मैं खोजता हूँ कि उनके जो मैंने चीज़ें बताई कि क्यूरोसिटी एंड अटेंशन टू डिटेल कितना हाई है. दूसरा चीज़ मैं खोजता हूँ, और कई बार ना लोग उसे ह्यूमिलिटी और एरोगेंस कहते हैं. मैं उसे ह्यूमिलिटी और एरोगेंस नहीं कहता, मैं उसे क्यूरोसिटी एंड अटेंशन टू डिटेल कहता हूँ. 2 sides ऑफ द सेम कॉइन. या एब्सोल्युटली. दूसरा चीज़ मैं हमेशा कहता हूँ या खोजता हूँ, इस कितना कठिन वक्त देखा है. क्योंकि मुझे लगता है कि जो मेरे अर्ली डेज में सबसे कठिन वक्त मैंने देखे, उसने मुझे इतना हार्डन कर दिया जी कि मतलब मुझे ना नथिंग ट्रबल्स मी एनीमोर. आई कैन डील विद, यू कैन हैंडल एनीथिंग, अब ऐसा लगता है. तो वो मुझे लगता है दूसरा है. और तीसरा, मैं कोशिश करता हूँ कि आई ट्राई टू सर्च अ लिटिल बिट ऑफ माई सेल्फ इन दोज एंटरप्रेन्योर्स, बिकॉज इट मेक्स मी एनर्जाइज्ड टू बी अराउंड दोज एंटरप्रेन्योर्स हु आर जस्ट गेटिंग स्टार्टेड, दे हैव नो बर्डन ऑन देयर बैक, दे आर रेडी टू गो विन द वर्ल्ड. तो मैं 3 चीज़ देखता हूँ, पर मैं हमेशा कहता हूँ कि आई इन्वेस्ट इन द जॉकी मोर देन द हॉर्स. तो बिजनेस आइडिया से ज़्यादा फाउंडर पे डिपेंड करता है हम किस पे सपोर्ट करते हैं, किन पे पैसे लगाते हैं. क्या बात है. स्टार्टअप का शार्क टैंक का एक्सपीरियंस कैसा रहा है रितेश? क्या जब ये शुरू हुआ था आपने एक्सपेक्ट किया था कि दिस विल बिकम लाइक एन रेवोल्यूशन इन इंडिया और ये एक हर घर की कॉन्वर्जेशन बन जाएगी? देखिए शरद जी, सबसे पहले तो मैं आपको ऑनेस्टली बताना चाहता हूँ, मुझे बिल्कुल भी ऐसा एक्सपेक्टेशन नहीं था. और उसका मतलब ये था कि पहला 2 वर्जन ऑफ शार्क टैंक में उसमें मैं गया नहीं. अच्छा, राइट. और मैं उनके मेकर्स को ओपनली कहता हूँ कि इट वॉज माई बैड. मैंने उनसे एंगेज किया था, मैंने इनफैक्ट उनकी टीम्स को थोड़ा इनिशियली बताया भी कि आप इस टाइप के फाउंडर्स देखिए, इस तरीके से कॉन्सेप्ट बनाइए. बट आई डेंट नो दैट इट विल डू दिस वेल एंड आई एक्नॉलेज इट होल हार्टेडली. बट पहले 2 सीजन्स में इट डिड सो वेल. और उसके बाद में 3rd सीजन के
पहले आई थिंक कपल ऑफ मंथ बिफोर दैट जब भी मैं किसी भी इवेंट में जाता था, लोगों से मिलता था, तो मैं किसी भी शहर जाता, जैसे जयपुर में गया हुआ था, तो वहाँ पे हमारा एक संडे होटल जैसे न्यू लग्जरी ब्रांड, तो वहाँ पे रात को हमारे ओनर सब लोग आते हैं मिलने, तो हर ओनर अपने बच्चों को साथ लेकर के आते हैं, ठीक है, कहते हैं जी अच्छा मैं आपको रितेश से मिलाना चाहता था। फिर उसके बाद एक लाइन कहते हैं कि हमारे यहाँ पे भी आजकल एंटरप्रेन्योरशिप बहुत बढ़ रहा है, शार्क टैंक जैसा। तो शार्क टैंक एंड एंटरप्रेन्योरशिप बिकेम सिनोनिमस टू ईच अदर, Absolutely. विच आई थॉट वाज एन इनक्रेडिबल थिंग। तो उसके बाद द मेकर्स वर नाइस इनफ टू इनवाइट मी। तो मैं अभी 2 सीज़न हुआ है, पिछले साल गया था और इस साल के सीज़न में था रहा। मेरे हिसाब से 3 मेरी लर्निंग्स रही है शार्क टैंक में। पहला, जो कंपनीज निकल रहे हैं शार्क टैंक से, दे आर ऑल ट्रांसफॉर्मेटिव। एक उड़ीसा की कंपनी है जो कि अंडर वाटर रोबोट्स बनाती है, जो भारत डिफेंस सेक्टर के साथ काम करती है। एक कंपनी है जो सहरसा से है, लड़का शुरुआत करा था अपना ज़िंदगी एज अ चपरासी, नाउ रन्स अ $multi-million कंपनी सिटिंग आउट ऑफ सेम प्लेस, राइट, सहरसा से। Yeah. Founders, husband and wife, both very well educated, dropped out of their professional jobs, set up a FMCG and a jewelry, one FMCG company, another jewelry company, and made a big success around themselves. 2 लड़के हैं, परिवार में कठिनाई आ गई तो कोशिश किया जॉब वॉब करना, ये वो गवर्नमेंट जॉब्स किए, उसे छोड़ करके अभी मुद्गल जो होता है उसे मार्केट करने का बिजनेस शुरू किया हुआ है। मैंने देखा इंस्टाग्राम पे आजकल वो आ रहा वो है, बहुत पॉपुलर हो yes, गए हैं, yes, है ना। very popular. तो ऐसे ऐसी कंपनीज चल रही हैं जो मैं डेली देखता हूँ और मुझे बड़ा फैसिनेटिंग लगता है सबकी कहानियाँ, क्योंकि ये सारी कंपनीज जो हैं दे आर द रियल इंडिया। Yeah. कि अगर आप सहरसा से, उड़ीसा में बालासोर से, राजस्थान के छोटे गांव से, अगर आप हरियाणा के छोटे गांव जो अभी उत्तराखंड में मूव हो गए हैं वहाँ से चला रहे हैं बिजनेस, ये कंपनीज बना सकते हैं तो कौन नहीं बना सकता है। इससे मुझे लगता है, और मैं हिस्ट्री का बड़ा स्टूडेंट हूँ, तो एक बड़ा पॉपुलर डॉक्यूमेंट्री हिस्ट्री चैनल में जिसका नाम है द मैन हु बिल्ट अमेरिका। यूएस सिविल वॉर ड्रिवन थी, देश में गरीबी थी, लोग एक दूसरे से लड़ रहे थे, देश में कोई कमाई का जरिया नहीं था। हम एटलीस्ट मैं तो इमेजिन नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने कभी सोचा ही नहीं ऐसे यूएस को उस लाइफ फुल ऑन एडवर्सिटी का माहौल। एडवर्सिटी का माहौल था। उस समय कुछ एंटरप्रेन्योर्स, वैंडरबिल्ट, एंड्रयू कार्नेगी, जेपी मॉर्गन, हेनरी फोर्ड, उन लोगों ने अलग अलग इंडस्ट्रीज में बिजनेस बनाए। और यूरोप यूज्ड टू बी द कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, राइट। मैं अपने 30 साल का जो मेरी ज़िंदगी रही है, मैंने आज तक यूएस को कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड देखा है क्योंकि सारी दुनिया में पैसे वहाँ पे, सुपर पावर एंड सो ऑन, एंड दैट ट्रांसफॉर्मेशन हैपेंड बिकॉज ऑफ दीज एंटरप्रेन्योर्स। और ये अगर आप डॉक्यूमेंट्री देखेंगे, ये आपको डॉक्यूमेंट्री पूरी तरह से बताएगी कि किस तरीके से उन्होंने वो जर्नी देखा। क्या बात। तो मेरा मानना है जब भारत विकसित बनेगा 2047 में, उस पर एंटरप्रेन्योर्स का एक बहुत बड़ा रोल होगा कि एंटरप्रेन्योर्स कैसे भारत के अंदर में लोगों को हायर पेइंग जॉब्स लेकर के आते हैं, एंटरप्रेन्योर्स कैसे इनोवेशन और R&D को लेकर के आते हैं, जिससे कि एक्सपोर्ट्स सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स के नहीं, उसके ही बढ़ेंगे। मैन्युफैक्चरिंग कैसे बढ़ता है और मैन्युफैक्चरिंग में हमारा खुद का IP कैसे क्रिएट होता है, बड़े कैपिटल प्रोवाइडर्स कैसे बनते हैं, क्या हमारे देश का अपना JP मॉर्गन बन रहा है। तो मेरे हिसाब से इन सारी इंडस्ट्रीज़ में इंडिया हैज़ द अपॉर्चुनिटी टू लीड, एंड फॉर दैट इंडियन एंटरप्रेन्योर्स विल हैव टू लीड। कोई हमें आके नहीं देगा। तो हम लोग सब देश सेवा कर रहे हैं, अपने अपने तरीके से कर रहे हैं। सच बात है। हमारा तरीका है देश सेवा का, भारत के अंदर में और जॉब्स क्रिएट करना, वैल्यू क्रिएटिंग जॉब्स क्रिएट करना, भारत से एक्सपोर्ट्स बढ़ाना एंड सो ऑन। और आप किसी भी काम पे लगे हुए हैं, हम सब किसी ना किसी तरीके से देश सेवा करें तो हमारा देश आगे बढ़ जाएगा। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। और अभी माहौल ऐसा है, लीडरशिप ऐसी है कि यू आर इंस्पायर्ड टू डू, एंड वो दैट is in significant shift, and you are able to see a higher purpose in your business. अच्छा, एक और चीज आपने you spoke about spiritual tourism. Another very interesting thing that happened was the Ram Mandir, and you were there at the inauguration. So वो क्या experience था, and what were your takeouts? देखिए, हमारे परिवार के लिए, जैसे देश के हर परिवार के लिए, इट्स अ वेरी इमोशनल मोमेंट, बिकॉज व्हेन यू ग्रू अप, जब मैं छोटा था तब इस बारे में जिक्र होता था, दबे शब्दों में जिक्र होता था कि रामलला अयोध्या में। और मेरे लिए, जैसे मैं अभी कुंभ से होकर के आया, मेरे लिए वो डीपली पर्सनल है, क्योंकि मिडिल क्लास फैमिली में एक ही छुट्टी होती है,
वो कुंभ होता है, राइट? तो मैं अर्ली 2000s में पिछला महाकुंभ हुआ था, या वन ऑफ द महाकुंभ हैपेंड एट प्रयागराज। तो वहाँ पे मुझे पेरेंट्स लेकर गए थे, जिंदगी में मेरा पहला ट्रैवल जी, अच्छा, राइट? जिंदगी में पहली बार कहीं पे भी मैं रायगढ़ से बाहर निकला था, वाह, वॉज कुंभ, राइट? उस समय भी हम लोग प्रयागराज गए, बनारस गए, पर अयोध्या जा नहीं पाए क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर ही सब वाज नॉट एट इट्स बेस्ट, एंड इनफ हालत ख़राब हो गई थी बनारस जाने में। फिर परिवार ने भी कहा कि बहुत हो गया, अभी लौट चलते हैं घर। तो मन में हमेशा से था कि अयोध्या में कभी जब मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा होगा तब जाएंगे। तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि मुझे मौका मिला प्राण प्रतिष्ठा में जाने के लिए, पर यू हैड टू बी देयर टू बिलीव इट। मतलब मैंने कोशिश किया कि मैं उसके बारे में जितनी अपने सोशल मीडिया के थ्रू बताऊं, वो शेयर करूं। इनफैक्ट मुझे लगता है उसके बाद से मैं रिलीजियस ट्रैवल इन्फ्लुएंसर बन गया। इतनी, क्योंकि मैं आपको बताता हूँ कि मेरे जो भी वीडियोस, मैंने उस समय वीडियो इसलिए डाला क्योंकि मान आ नहीं पाई थी मेरे साथ में, क्योंकि बड़ा मतलब व्यस्त माहौल था, और न्योता भी सच बताऊँ तो एक ही जने को मिला। तो मैंने माँ को कहा इस बार मैं जा रहा हूँ, अगली बार आपको साथ ले जाएंगे। तो हम दोनों गए वहाँ पर, मतलब मैं गया तो, पर माँ ने कहा था कि वीडियो भेजना ज़रूर। तब शूट किया आपने? तो मैंने वीडियो में कहा भी कि माँ ये आपके लिए, पर मैं दूसरों के लिए भी शेयर कर दे रहा हूँ, तो शेयर कर दिया। उसमें दसों मिलियंस व्यूज़ आए, राइट? तो उसके बाद, और उसमें मैंने देखा कि देश में कई लोग जो हैं वो ये शेयर कर रहे थे उन कमेंट्स में कि लोग जो एंटरप्रेन्योर्स हैं या फिर लीडिंग लोग हैं अपने फील्ड में, वो कई बार अपने फेथ के बारे में ओपनली बात नहीं करते हैं। तो मैंने कहा उसमें क्या बुरा है? हमें, मतलब हमारी अपब्रिंगिंग ऐसी है, हमारे पेरेंट्स का हमेशा से वो बहुत स्पिरिचुअल और रिलीजियस रहे हैं, तो हमें उसमें कोई एम्बेरसमेंट नहीं है। वी आर वेरी प्राउडली रिलीजियस, और हम ऐसा नहीं है कि हमें लगता है कि कुछ लोग रिलीजियस नहीं तो गलत है। हम रिलीजियस हैं और हमें उसमें खुशी है, राइट? एंड वी आर हैप्पी टू शेयर अबाउट इट। और मुझे लगता है कि जो हमारे फेथ की पर्सपेक्टिव्स हैं उन्हें शेयर करने में मतलब बहुत खुशी होती है मुझे। तो मुझे लगता है राम मंदिर में मेरे 2-3 इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव्स थे। पहला था कि इट वाज अ वंस इन अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस। आपने देखा होगा कि जब माननीय प्रधानमंत्री जी गए प्राण प्रतिष्ठा करने, वो मोमेंट वाज लाइक everybody had goosebumps across the country, right? There was music on the back. It was just, I think, incredible. और मेरे आसपास में लोग बैठे हुए थे जो लोग राम मंदिर की बनने की जर्नी में इन्वॉल्व थे। और मेरी तो क्यूरोसिटी है ही सही, हम शुरू हो गए। सबकी कहानियाँ इतनी हार्ट टचिंग है, मतलब शरद जी मैं आपको क्या बताऊँ, मतलब। और मैं कई लोगों से टच में रहा हूँ। मैंने उन्हें कहा कि आप अगली बार अगर अयोध्या आए तो ठहरने की जगह हमारी, कोई इशू नहीं है ना। एक वैसे रिश्ते बन गए, वैसे रिश्ते बन। दूसरा मैं कहूँगा अयोध्या की इकॉनमी बदल गई, और ये मैं सिर्फ अयोध्या की नहीं कह रहा हूँ, मैं अभी प्रयागराज और बनारस की भी कह रहा हूँ। जो अभी कुंभ हो रहा है, इससे प्रयागराज की इकॉनमी बदल जाएगी। इट विल नेवर बी द सेम अगैन। तो लोग जनरली समझते हैं रिलीजियस टूरिज्म का बेनिफिट सिर्फ धार्मिक होता है। धार्मिक के साथ साथ मैं तो एंटरप्रेन्योर हूँ, कैपिटलिज्म सोचता हूँ। मुझे लगता है इन शहरों में एवरेज इंसान की कमाई बढ़ेगी, जॉब्स मल्टीप्लाई होंगे, नए बिजनेसेस बनेंगे। मैं कल इनफैक्ट एक बिजनेस के साथ बात करके भी आया उनके इन्वेस्टमेंट के लिए, है ना, प्रयागराज में। तो मुझे लगता है कि द अपॉर्चुनिटीज आर गोइंग टू बी एंडलेस इन टर्म्स ऑफ व्हाट रिलीजियस टूरिज्म विल डू, विच इज़ व्हाट अयोध्या हैज़ डन ऑलरेडी। और मैं आखिरी चीज़ कहना चाहूँगा, मुझे लगता है इन दोनों के साथ साथ इकोनॉमी बढ़ना और धार्मिक इम्पैक्ट होना भारत के लिए, कि जो हमारे मतलब ऑल ऑफ अस आर इंस्पायर्ड बाय लॉर्ड राम, जो उनका मंदिर है वहाँ पे, एवरीबडी वुड लाइक टू गो सी। मुझे लगता है जो क्वालिटी ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर बना है वो ट्रूली वर्ल्ड क्लास है। और इस बारे में ज़्यादा लोग बात नहीं करते हैं कि पिछले 10 साल में जो भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर बना है, चाहे वो भारत मंडपम आप देख लीजिए यहाँ पे दिल्ली में, चाहे वो यशोभूमि देख लीजिए, हर जगह जो क्वालिटी ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर है। दुनिया भर से हमारे दोस्त आते हैं। और मैं आपको बताता हूँ कि हमारे तो यूएस के होटल ओनर्स, उनमें कई सारे भारतीय डायस्पोरा के लोग हैं, तो वो आते हैं भारत में, और वो जब इन मंदिरों को देखते हैं, दे जस्ट फाइंड इट सो फैसिनेटिंग कि जो हमारे यहाँ पे मंदिर हैं, कॉन्फ्रेंस वेन्यू, हर चीज़, मतलब जो भी हम चीज़ बनाते हैं, और मंदिर तो ऑफकोर्स दिल से बनता है, दे आर बिल्ड विद एक्सेप्शनल क्वालिटी। क्या बात है। अच्छा रितेश, आप ना, हमारे कुछ यंग लिसनर्स हैं, उनके कुछ सवाल हैं, तो आप तैयार हो? बिल्कुल, व्हाई नॉट। ठीक है जी। आपने यंग लिसनर्स का जिक्र किया। मैं कोशिश करता हूँ कि मेरे आसपास जितने कॉलेज में बहुत एक्सपीरियंस्ड हैं, पर मैं हर साल 2
फ्रेश आउट ऑफ कॉलेज बच्चों के साथ डायरेक्टली काम करता हूँ अच्छा, और मैं उनसे इतना सीखता हूँ कि मुझे हमेशा लगता है कि उनके सवाल बहुत पर्टिनेंट होते हैं पर कठिन भी होते हैं. तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट. तो आप तैयार हो जाइए बाउंसर्स के लिए. Hi Ritesh sir, I'm Shalja and I'm a management student from NMIMS Mumbai. My question is that networking is crucial in businesses, but most students they don't have access to big investors. So how can they build powerful connection right from scratch? तो ये शैलजा के लिए आंसर है. सबसे पहले तो वो नारसी मोंजी से पढ़ाई कर रही हैं जो कि बहुत ही अच्छा यूनिवर्सिटी है. मैंने देखा कि उन्होंने अपनी प्लेसमेंट की बहुत अच्छी तैयारी कर रखी है एकदम पूरा. मतलब शी इज़ लाइक अ प्रॉपर स्टूडेंट विच इज़ अ ग्रेट थिंग. आई थिंक शैलजा, मैं आपको दो चीज़ें कहूँगा. पहला चीज़ ये कि जब आप शुरुआत करते हैं, इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट टू मेक पावरफुल कनेक्शंस टू बिगिन विथ. इनिशियली आई वुड जस्ट से मेक कनेक्शंस, बिकॉज मैंने जब शुरुआत करी थी मेरे पावरफुल कनेक्शंस नहीं थे. एनीबडी वॉज विलिंग टू टॉक टू मी वॉज माई कनेक्शन, राइट. मैं लिंक्डइन में हंड्रेड्स ऑफ मैसेज लिखता था, कोल्ड मैसेज. मैं कोल्ड ईमेल्स करता था, हर कॉन्फ्रेंस और इवेंट में जाता था और लोगों को अपने बारे में बताता था और मेरे आइडियाज़ के बारे में बताता था. कुछ लोग अप्रिशिएट करते थे, कुछ नहीं बात करते थे, कुछ बाद में रिस्पॉन्ड नहीं करते थे. कोई बात नहीं, कोशिश कीजिए 100 में से 2 शुरू में मानेंगे और 10 साल बाद 80 लोग सुनेंगे आपकी बात. तो वो समय की बात है. तो दैट वुड बी माई सजेशन. नेटवर्किंग इज़ वैल्यूएबल, but the way to do it tactically is writing LinkedIn messages, emails, and of course going to conferences. Our government now has an advisory portal where advisors are empaneled and they actively try and support new people trying to build their execution. But don't try to find the most powerful connection up front. Find the connection who's willing to spend time with you, and that is how I started. क्या बात है, सुपर. नेक्स्ट क्वेश्चन. Hello Ritesh sir, my name is Ananya and I'm a student of pharmaceutical sciences. My question to you is, we as students have often heard follow your passion, but how do we get to know if an idea is actually worth pursuing as a business? ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है. सबसे पहले तो अनन्या, आप फार्मास्यूटिकल साइंसेस में हैं. फार्मास्यूटिकल्स भारत की एक बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है एज एन इंडस्ट्री. चाहे आप फार्मास्यूटिकल्स कहें या फिर वैक्सीन टेक्नोलॉजी कहें, भारत को एक पॉजिटिव इमेज जो मैं आपको पहले बता रहा था उसको देने में वैक्सीन्स का भी एक बहुत बड़ा रोल था. क्योंकि इतने देशों में हमने वैक्सीन्स पहुंचाए, उन देश के लोग भारत को बहुत प्यार से याद रखते हैं क्योंकि वो कहते हैं कि उस समय आपके लिए बहुत आसान था अमीर देशों को वैक्सीन बेच के पैसे कमाना, पर आपने चूज़ किया, आपके देश ने चूज़ किया कि उसे हर देश में पहुंचाया जाए. उसका लोगों को बहुत अप्रिसिएशन है. बिजनेस आइडिया जब सोचा जाए वो सही है कि नहीं, उसे लोग कई बार इंटरनेट से या सोशल मीडिया से या एक्सपर्ट से बात करके समझने की कोशिश करते हैं. मुझे लगता है जो मैंने शुरुआत में कही बात, आप उसी इंडस्ट्री के स्टेक होल्डर से जाकर के समय बिताएं, वो आपको बता देंगे कि इसका कितना वैल्यू है. उसमें बहुत शर्म आएगी, एक दिल में एक क्वेश्चन आएगा कि क्या जाना चाहिए, थोड़ा तैयारी करके जाएं, क्या पता क्या रिजेक्ट कर दें. वो मुझे लगता है ज़्यादा से ज़्यादा रिजेक्ट ही ना कर देंगे, क्या कितना बुरा हो जाएगा. तो मुझे लगता है कि इतना डरने की ज़रूरत नहीं है. बिल्कुल आप लोगों से जाकर के मिलिए, बातचीत कीजिए और जो उस इंडस्ट्री में है उनसे अगर आप मिलेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपके आइडिया में अपॉर्चुनिटी है कि नहीं. दैट्स व्हाट आई टेल अनन्या. क्या बात है. Hello Ritesh sir, my name is Dev Behel and I am a student of Hansraj College, Delhi University. My question for you is, what are the 3 skills that you think a young entrepreneur should acquire before launching his own business? मेरे 3 सुझाव होंगे जो मैंने आपको शुरू में बताया. सबसे पहला है, आपको शर्म छोड़ना पड़ेगा जी. देखिए, मैंने कमरे का बेडरूम साफ़ किया है, वॉशरूम साफ़ किया है, बिजनेस चलाया है. तो ऐसा भी सिचुएशन रहा है और इसके ऊपर मैंने एक वीडियो भी शेयर करी थी कि पानी की टैंक में, एक टैंक में पानी है दूसरे में नहीं है, उसको पाइप से मूव कर रहे हैं मतलब हवा निकाल करके, और साथ में एक न्यूयॉर्क के इन्वेस्टर के साथ में $multi-million डील नेगोशिएट कर रहे हैं. राइट, ये सच्चाई है फाउंडर की. आप ऐसा मत सोचिए कि जब कोई $multi-million डील बात करें तो यहाँ पे ज़मीन ही सच्चाई है. ज़मीन में आपको मेहनत करना ही पड़ता है. तो मेरे हिसाब से शर्म छोड़ दीजिए. दूसरा जो मैंने शुरू में बताया, क्यूरोसिटी एंड अटेंशन टू डिटेल. और थर्ड, छोड़ना नहीं, लगे रहना है. तो मैं तो कई बार ये सोचता हूँ शरद भाई कि गलती से मौका भगवान जी शायद किसी और को दे रहे थे, हमें मिल गया. तो छोड़ना नहीं. अभी छोड़ना नहीं.
क्या बात है. Hello Ritesh sir, I am Om Chandwani and I am in my second year pursuing BMS and my question to you is what are the top 3 skills that students should focus on in their 20s? ओम देखिए, सबसे पहले तो मैं जितने सवाल देख रहा हूँ, बच्चे आजकल इतने आर्टिकुलेट होते जा रहे हैं हाँ बिल्कुल. कि आप कॉलेज की शुरुआत कर रहे हैं और आप इतनी आर्टिकुलेट तरीके से सवाल बता रहे हैं, जवाब कर रहे हैं. अभी मैं रिसेंटली गया था एक्चुअली, अभी स्वामी विवेकानंद जी की जो बर्थडे है उस दिन यूथ डे करके मनाया जा रहा था. तो कई सारे यंगस्टर्स से मिला वहाँ पर. मतलब समझ ही नहीं आता कि कौन 17 साल का बच्चा है, कौन 30 साल के. इतना मतलब स्मार्ट हो गए हैं बच्चे आजकल. सो कमिंग टू ओम्स क्वेश्चन, मेरे हिसाब से मैं 3 चीज़ कहूँगा लाइफ स्किल्स जो मेरी लर्निंग रही है, क्योंकि मैं अभी 30s में आया हूँ, तो अभी मैं 20s को एडवाइस दे सकता हूँ. नहीं तो 2 साल पहले एडवाइस कैसे देते थे आप, हमने खुद ही मतलब देख लो कैसे ठीक करना. मेरे हिसाब से सबसे पहला है, सोशल मीडिया की पीयर प्रेशर से परेशान मत हो. लोग कई बार क्या सोशल मीडिया में देखते हैं कि हमारे दोस्तों की ज़िंदगी कितनी परफेक्ट चल रही है, राइट. उनके पास नए नए कपड़े हैं, वो दुनिया की अलग अलग जगह छुट्टी मना रहे हैं, उनकी ज़िंदगी एकदम परफेक्ट है. किसी की ज़िंदगी परफेक्ट नहीं है. मुझे मौका मिला अभी रिसेंटली इलॉन मस्क से मिलने के लिए. उनकी भी ज़िंदगी में बड़ी टेंशन चल रही है. उन्होंने भी बताया कि मेरी ये 4-5 टेंशन है. ऑफ कोर्स मतलब मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि उनकी लाइफ में बहुत एक्साइटिंग चीज़ें भी. बिल्कुल. वो उससे एक हफ्ते बाद यूएस सरकार में जुड़ने वाले थे. अभी सरकार में आने के बाद तो आप देख रहे हैं कि यूएस में इम्पैक्ट इज क्लियरली विजिबल. आप एग्री कर सकते हैं, डिसएग्री कर सकते हैं, बट इम्पैक्ट है वो सब एग्री करते हैं, राइट. एंड फ्रॉम डे वन उनका ऑक्यूपाई मार्स मिशन तो मतलब ज़ोरों शोरों से चल रहा है. उनको मार्स ऑक्यूपाई करना और मल्टी प्लानिटरी स्पीशीज़ बनानी है. टेक्नोलॉजीज़ को लेकर के जो उनके ग्रॉक में नए वर्जन्स आ रहे हैं विच आर फैसिनेटिंग. मैं टेक्नोलॉजी का भी स्टूडेंट तो कोशिश करता हूँ, खुद भी ट्राई करता रहा हूँ. अभी उनका नया प्रोडक्ट वेबसाइट भी आ गया, सेपरेट ग्रॉक का ऐप आ गया. मेरा पर्सपेक्टिव ये है कि तकलीफ सबकी ज़िंदगी में है, आप परेशान ना होइए. आप समझिए कि आपकी ज़िंदगी में आपको अच्छा काम करना है, आप उस पर ध्यान दीजिए. तकलीफ सबकी ज़िंदगी में, जस्ट मूव ऑन इन लाइफ. तो सोशल मीडिया से परेशान नहीं होना. दूसरा चीज़ मैं कहूँगा, इंश्योर कीजिए कि आपके परिवार के साथ में यू बिल्ड, स्पेशली इन द 20s, it's important to find at some point of time, maybe in the mid or the late 20s, not early, maybe not early, maybe even early, the person you would spend rest of your life with. Finding the right partner can make heck of a difference. So मेरे लिए personally that made a huge difference. So I would say that. I think beyond having a great family, Geet being in my life made a huge difference. तीसरा चीज़ मैं कहूँगा is be grateful in life. अगर कठिन वक्त में तो आप ग्रेटफुल होते ही नहीं कि मतलब कठिन वक्त मिल गया आई एम ग्रेटफुल, कोई नहीं कहता है, मैं भी नहीं कहता. पर अच्छे वक्त में इंश्योर कीजिएगा कि आप ये याद रखें कि आपका अच्छा वक्त हमेशा कई लोगों के कारण आया है. यू आर जस्ट द रेसिपिएंट ऑफ इट. दैट्स ट्रू. डोंट फॉरगेट दैट. बिकॉज लोग क्या करते हैं, अच्छे वक्त में सोचते हैं कि मेरी चतुराई, मेरा मेहनत है, और कठिन वक्त में कहते हैं बाकी लोगों ने. आई थिंक इट्स इम्पॉर्टेंट इन द गुड टाइम्स to be thankful for everyone else who helps you, and in the tough times to remember that you have made some mistakes also. क्या बात है. तो रितेश, अब एक रैपिड फायर करते हैं. सो नो ओवर थिंकिंग, जस्ट क्विक आंसर्स जो बिल्कुल माइंड में है फटाक से आपको बोलना है, ठीक है? दैट्स द रूल. द बेस्ट सिटी टू वेक अप इज? I'd say my hometown, Raigada. I never board a flight without waiting for being the last 20 minutes, last 5 passengers, and my name being announced. If my life were a hotel, its tagline would be? A dream come true. If I had to survive a month in a hotel with just 3 items, वो 3 चीजें क्या होंगी? Wi-Fi, great mattress, and food. Actually mattress नहीं चाहिए, हम मतलब जमीन पे यूज हो जाता नहीं है. I would say third would be good, क्या कहते हैं, what do you say, having a laptop / phone. I'd say laptop and phone, Wi-Fi and food. क्या बात है, सुपर.
One hotel myth that you would like to bust. One hotel myth I'd like to bust would be that hotel staff have it easy. Like people think that हमारी life बड़ी अच्छी है, बड़े hotels हैं, it's amazing, plush, and you can stay in the hotel whenever you want. I think as people who work in hotels, our job is tough, which means that हमारे साथ जो लोग काम करते हैं, जब सारी दुनिया छुट्टी मनाती है हम काम करते हैं. नए साल के दिन, होली के दिन, जो भी बड़े त्योहार होते हैं, लोग समझते हैं कि तब छुट्टी मनाई जाती है. सबकी छुट्टी होती है, हमारा उस दिन वर्क डे होता है, मेन वर्क डे होता है, राइट? सो दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट वन. दूसरा, हमारे लिए बहुत इट्स अ टफ जॉब बिकॉज आवर कस्टमर्स हैव ग्रेट एक्सपेक्टेशंस, राइटफुली सो, बिकॉज हमारे कई कस्टमर्स के लिए it's that one holiday that they treasure for a long time. So getting that right is so important. और तीसरा, most importantly, it is still a lot of fun, despite being so hard. क्योंकि आप दुनिया भर के लोगों से मिलते हैं, इतना सीखने का मौका मिलता है. मैं आपको बताता हूँ, हॉस्पिटैलिटी के लोग, बैंकिंग हो, कंज्यूमर कंपनी, हर जगह मोस्ट प्रिफर्ड एम्प्लॉयज हैं, क्योंकि उनकी एम्पथी होती है. वो आयरेट कस्टमर से भी डील कर सकते हैं और उन्हें भी हैप्पी कर सकते हैं और हैप्पी कस्टमर्स को और हैप्पी कर सकते हैं. सो आईड से दैट it's a tough but a exciting job. My weirdest travel habit. Weirdest travel habit. I don't think it is weird, but I travel super light. Like in my probably last few years, I have never checked my bag. Never had to check my bag. मैं हमेशा एक छोटे बैग से अपना गुजारा कर लेता हूँ. अच्छी बात यह कि बचपन से पेरेंट्स ने हर काम खुद करना सिखाया है, तो कपड़े भी धो लेते हैं, तो सब आता है. तो आई ट्रैवल वेरी लाइट. Super. The strangest customer request that you've ever received? The linen is too white. Really? Okay. Can I have chocolate in my bathtub? Chocolate bath. So can't do it, sorry. You get all kinds of requests in a hotel. Interesting life. If I could swap lives with any entrepreneur for a day, who would that be? Oh, we just talked about Elon Musk. I think he's one of the most intriguing and transformative entrepreneurs in our times, and we'll all remember it in times to come. I saw the space shuttle take off, the Starship 2. I think just seeing that makes me feel like I would love to just be a fly on the wall and see what his day looks like. Super. The craziest business idea जो आपने Shark Tank में सुना? Craziest business idea that I've heard in Shark Tank. देखिए, क्रेजी तो बहुत सारे हैं एंड मैं उनकी जिक्र करूँगा नहीं, पर मैं ये ज़रूर कहूँगा कि मोस्ट आई वुड से fascinating. Every time I see entrepreneurs, I am fascinated about something. But I would say that the one entrepreneur who has my heart in this season has been this Mudgal company, because I feel like कई लोगों ने उसे देख के राइट ऑफ किया होगा कि ये तो ठीक है, पहले था, अखाड़ों के लिए है एंड सो ऑन. टू से दैट मैं इसे वापस से एक नैरेटिव बनाऊंगा, वापस से इट विल बी कूल टू यूज मुदगल. और आपने बताया सोशल मीडिया में, मैं इतने लोगों से मिल रहा हूँ जो आजकल कहते हैं कि भाई मुदगल के साथ में स्टोरी डालना या फिर रील डालना इज द न्यू कूल थिंग, because it's like the new yoga. Absolutely. And I'm really excited about that. One startup idea you wish you had invested in? One startup I'd say there are so many of them, but मैं कोशिश करता हूँ कि उनमें फिर बाद में इन्वेस्ट कर लूँ. मैंने Zetwork पे बाद में इन्वेस्ट किया. They are fantastic. इंफ्रा मार्केट, जो B2B कंपनीज हैं, उनमें बहुत इंटरेस्टिंग अपॉर्चुनिटीज़ है, वो बहुत अच्छा कर रहे हैं. मुझे लगता है कि इन द इंडियन लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटी, मुझे जो स्काई रूट स्पेस, जो नए स्पेस टेक कंपनीज आ रहे हैं भारत से, मुझे वो बड़े इंटरेस्टिंग लगते हैं. मुझे इंक्रीजिंगली जो कंपनीज डेटा सेंटर्स और एआई के इंफ्रास्ट्रक्चर में काम करी भारत में, वो भी बहुत इंटरेस्टिंग लगती हैं. तो मैं आई एम अ क्यूरियस पर्सन एंड आई लव लर्निंग, तो मैं हर तरह की इंडस्ट्री सीखता रहता हूँ. तो मैं ये सारी इंडस्ट्रीज में खोज भी रहा हूँ अभी अच्छी कंपनीज. होपफुली आई विल इन्वेस्ट एट सम पॉइंट ऑफ टाइम. क्या बात है. So if you had to pitch India as the best startup destination in one line, what would you say? What I told earlier. 1 in 6 people around the world is in this country.
It used to be the world's largest and the most dominant economy historically, and is today the fastest growing major economy in its path to being, if not the largest, one of the most major economies. So, why would you not be here? क्या बात है रितेश, it was an absolute joy to be in conversation with you. बहुत मजा आया. Thanks for Thank you having for me. all the knowledge and wisdom. Thank you so appreciate it. much. Thank you. Thank you. Thank Thank you. क्या कहानी थी दोस्तों, है ना? रितेश अग्रवाल की जर्नी एक परफेक्ट एग्जाम्पल है कि अगर आपके अंदर जुनून हो, रिस्क लेने की हिम्मत हो, सीखने का जज्बा हो, तो कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है. आज भारत सिर्फ जॉब सीकर्स का देश नहीं है, बल्कि जॉब क्रिएटर्स का हब बन रहा है. ये नए भारत की सोच है जिसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के स्टार्टअप इंडिया जैसे इनिशिएटिव्स और स्ट्रॉन्ग गवर्नेंस का सपोर्ट मिल रहा है. आज सरकार नए एंटरप्रेन्योर्स को सिर्फ इनकरेज नहीं कर रही, बल्कि उनके सपनों के लिए एक सॉलिड फाउंडेशन तैयार कर रही है. और जीडीपी इसी स्पिरिट को लेके आता है, भारत के यूथ के लिए, उन्हें इंस्पायर करने के लिए. आज का एपिसोड बस यहीं तक, बट ये सिर्फ एक शुरुआत है. आगे और भी इंस्पायरिंग कहानियां आप तक लेके आएंगे जो आपको मोटिवेट भी करेंगी और गाइड भी. तब तक अपने सपनों का पीछा करते रहिए, क्योंकि आज का स्टार्टअप फाउंडर ही कल का चेंज मेकर है. मिलते हैं अगले एपिसोड में नए इंस्पिरेशन के साथ. जय हिंद, जय भारत.